Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3 soil resources. बेटा ऑल इन ऑल ये चैप्टर आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इजी। भाई इजी क्यों होने वाला है? क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप सबको पता है नेचर से हमें जो भी चीज़ें मिली हुई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। वो गिफ्ट जो नेचर ने हमें दिया है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ एयर, मिनरल्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो गिफ्ट है नेचर का उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर ने हमें बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें गिफ्ट की हैं, वो सारी ही चीज़ें गिफ्ट की हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाया है, जैसे सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स। ठीक है, आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर, वाइल्ड लाइफ मतलब सारे हमारे एनिमल्स, वेजिटेशंस मतलब हमारे जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं, वाटर आपको पता है, सॉइल आपको पता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉइल। तो आप सबको पता है कि रॉक्स में ब्रेकिंग होती है वेदरिंग एजेंट्स की वजह से। वेदरिंग एजेंट्स कौन से होते हैं बेटा? सन, विंड, वाटर। इनकी वजह से ये जो रॉक्स होती हैं ये ब्रेक करने लग जाती हैं, टूटने लग जाती हैं और इनसे क्या बन जाते हैं? रॉक फ्रेगमेंट्स। ठीक है बेटा, जब ये रॉक फ्रेगमेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम फाइन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस फाइन मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं? सॉइल। बेटा वो थिन फाइन मटेरियल जो किस से बना हुआ है? रॉक फ्रेगमेंट से बना हुआ है और अर्थ क्रस्ट की एक थिन लेयर बना रहा है, इसी को हम कहते हैं सॉइल। जो लूज रॉक मटेरियल होता है, ये रॉक थी, ये वेदरिंग की वजह से लूज हो गई। इसका जो लूज मटेरियल है, जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, ये क्या बनाते हैं? थिन अपर सरफेस लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की अपर सरफेस लेयर बनाते हैं जो कि बहुत थिन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल। अब सॉइल में क्या क्या होता है? वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स तो होंगे, ये रॉक के टूटे हुए टुकड़े तो होंगे ही होंगे, साथ में बेटा डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। ठीक है, सड़ा गला जो मटेरियल था, जो बायोडिग्रेडेबल था, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो भी इसके अंदर होगा, जैसे लीव्स हैं, है ना, वो सब होंगे इसमें। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे इसके अंदर, अर्थवॉर्म हो सकता है, दूसरे माइक्रोब्स हो सकते हैं, वाटर होता है और एयर भी होती है। एयर होती है तभी तो प्लांट ग्रो कर पाता है, वाटर तो होता ही है। बेटा अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का ईजीएस्ट पार्ट, क्या? इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। आप सबको पता है, सब जानते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, आपको पता है। हमारी लाइफ की जो भी नीड होती है, ठीक है, वो कहाँ से पूरी होती है? सॉइल से पूरी होती है, बिकॉज वी डिराइव एवरीथिंग दैट वी नीड। हर वो चीज़ जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो हमें कहाँ से मिल रही है? मिट्टी से मिल रही है। ये फूड सिर्फ इंसानों को ही नहीं प्रोवाइड करती है बेटा, एनिमल्स को भी प्रोवाइड करती है। किसी भी क्रॉप की जो ग्रोथ होगी, नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ होगी, ये भी किस पे डिपेंड करती है? सॉइल पे। आप लोगों ने बैरन लैंड सुना होगा ना, बंजर ज़मीन। अगर सारी सॉइल बैरन हो जाए तो क्या हमें वीट, राइस मिलेगा? क्या हमें शीशम, सिनकोना, इनके पेड़ मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। तो ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी पे ये डिपेंड करता है कि नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा, क्रॉप कैसी होगी। फिर बेटा जितना भी प्राइमरी फूड प्रोडक्ट है, जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सॉइल में ही ग्रो करते हैं और हम डायरेक्टली इसे किससे ही लेते हैं? सॉइल से ही लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मीट, मिल्क, एग, हनी, वूल, लाख, ये भी इनडायरेक्टली हमें किससे ही मिल रहा है? सॉइल से भी मिल रहा है। कैसे? अगर हरी हरी घास नहीं होगी तो क्या गाय हमें मिल्क दे पाएगी? क्या काऊ हमें मिल्क दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। क्या हमारी गोट, शिप हरी हरी घास नहीं खाएगी तो क्या हमें मीट मिल पाएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इनडायरेक्टली हमें ये भी सब सॉइल से ही मिल रहा है। दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम द कैटल, ये हम मिल्क है, एग है, हनी है, कैटल से, इंसेक्ट से, तो
मिल रहा है, पर ये अल्टीमेटली जो इंसेक्ट्स हैं, कैटल हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? सॉइल पर। किसके लिए? अपने फूड के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें हम सेकेंडरी फूड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वो क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं वो फाइबर से बनते हैं, जैसे कॉटन क्लॉथ, जूट का क्लॉथ। ये कॉटन, जूट, हेम्प, ये भी कहाँ पर ही ग्रो होता है? सॉइल में ग्रो होता है। सॉइल सिर्फ हमें फूड और कपड़े ही प्रोवाइड नहीं करता बेटा, हमारे घर को बनाने के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमें सॉइल से ही मिलता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंट्री के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से ही मिलते हैं। इसीलिए सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और बेसिक रिसोर्स है, विदाउट विच डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमें हमारी कंट्री की वेल्थ को बढ़ाना है तो हमें अच्छी सॉइल की रिक्वायरमेंट है। फिर से ध्यान से सुनो, सॉइल एक सिग्निफिकेंट नेचुरल और बेसिक रिसोर्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्रीज वेल्थ। कंट्री की वेल्थ को बढ़ाना है तो सॉइल की इम्पॉर्टेंस बहुत है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन को। ठीक है, जो फैक्टर्स है उसमें जो पहला फैक्टर आएगा वो पेरेंट मटेरियल। ठीक है, रॉक जैसी होगी उससे बनने वाली सॉइल भी वैसी होगी। तो सबसे पहला तो कौन सा फैक्टर है? पेरेंट मटेरियल। दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन। अब बेटा अगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो ऑब्वियसली बात है उस बारिश के साथ सॉइल के जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होंगे वो भी चले जाएंगे, है ना। जैसे जैसे पानी बहता जाएगा वो अपने साथ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट भी लेता जाएगा। दूसरा रिलीफ फीचर। तीसरा वेजिटेशन। देखो अब यहाँ पर सॉइल है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये जो सॉइल होगी, क्योंकि पेड़ों की पत्तियाँ यहीं पर गिरेंगी, जो एनिमल्स होंगे बहुत सारे वो यहीं पर रहेंगे, बर्ड्स यहाँ पर रहेंगी, तो यहाँ पर ये जो सॉइल होगी इसमें बहुत सारा क्या होगा? ह्यूमस। ठीक है, तो वेजिटेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है सॉइल फॉर्मेशन में। अगर किसी प्लेस की सॉइल आपको ह्यूमस रिच दिखती है इसका मतलब वहाँ पर वेजिटेशन बहुत अच्छा होगा। एनिमल, इंसेक्ट, मैन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। अब दो वर्ड आपको लर्न ही कर लेना है, पेडोजेनेसिस और पेडोलॉजी। पेडोजेनेसिस एंड पेडोलॉजी। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। क्या? पेडोजेनेसिस। और साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है सॉइल की स्टडी से उसे हम कहते हैं पेडोलॉजी। क्लियर है? पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी क्या है? वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम सॉइल को स्टडी करते हैं। तो पेडोजेनेसिस, पेडोलॉजी दोनों आपको पता होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है क्लाइमेट। अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम रहेगा, रेनफॉल भी एक्सट्रीम होगी, तो ऑब्वियसली बात है रॉक्स का ब्रेक डाउन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, और सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये चीज़ फेवर करती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर है, देखो दिन में ये एक रॉक है, एक चट्टान है, दिन में बहुत तेज गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ये एकदम गर्म हो गई। ठीक है, अब शाम को 5 बजे 4 बजे यहाँ बारिश भी हो गई, तो बताओ ज़रा इस बहुत ज़्यादा गर्म रॉक के ऊपर जब पानी पड़ेगा तो ये रॉक चटक जाएगी कि नहीं चटक जाएगी? ठीक है, इसमें ब्रेक आना चालू हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम में रहेगा, रेनफॉल भी होगी, ये दोनों ही चीज़ें अगर साथ में रही तो ऑब्वियसली बात है सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस ज़्यादा अच्छी तरह हो जाएगा क्योंकि रॉक्स ब्रेक डाउन होंगी। जब वेजिटेशन का डीके होने लगता है तो सॉइल में ह्यूमस कंटेन भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पेड़ लग गया होगा, किसी एनिमल की डेथ हो गई होगी, तो ये जो ट्री है, जो प्लांट है, जो एनिमल की डेड बॉडी है, जो लीव्स हैं, वो सब
किसका काम करेंगी? सॉइल में ह्यूमस का काम करेंगी। जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो सॉइल को पोरस बना देती हैं, ठीक है। जो रूट्स होती हैं प्लांट की, ये हम क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारी सॉइल को क्या बना देती? पोरस। पोरस मतलब जिसके आर पार पानी जा सकता है, एयर जा सकती है। जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं वो भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। क्या होती हैं बेटा ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस? मिनरलाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का टूटना बनना, साथ ही साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अब हम बात करेंगे पेरेंट रॉक की। फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन जैसा पेरेंट रॉक का होगा वैसा ही वहाँ पर प्रेजेंट सॉइल का भी होगा। तो जो फिजिकल केमिकल कंपोजिशन पेरेंट रॉक का होता है वही डिटरमाइन करता है कि सॉइल के अंदर मिनरल कंपोजिशन कैसा होगा। बेटा देखो ये रॉक थी, ये ही टूटकर सॉइल बनने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो मिनरल कंटेंट होगा वो मिनरल कंटेंट आपको इस सॉइल में भी मिलेगा। क्लियर है? जैसे रेड सॉइल में आयरन होता है, क्यों? क्योंकि जो पेरेंट रॉक होती है, बिकॉज पेरेंट रॉक ऑफ रेड सॉइल रीजन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन, ठीक है। जहाँ पर भी रेड सॉइल आपको देखने को मिल रही है वहाँ पर जो पेरेंट रॉक रही होगी उसमें बहुत बड़े अमाउंट में किसका कंटेंट होगा? आयरन का कंटेंट होगा। क्लियर है? तो पेरेंट रॉक जैसा होगा, जो मिनरल कंटेंट पेरेंट रॉक में होगा वही सेम मिनरल कंटेंट किसका भी होगा? उस सॉइल का। क्लियर है? ये ज़रूर हो सकता है कि ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ सकती है, ह्यूमस की क्वांटिटी कम हो सकती है, अदरवाइज सेम कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब बेटा हम थर्ड फैक्टर को पढ़ेंगे, रिलीफ और द टोपोग्राफी। ज़रा ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनो, नहीं पहले देखो, ये स्टीप स्लोप है, ये जेंटल स्लोप है, नहीं अच्छे से बनाते हैं, ये स्टीप स्लोप हो गया, ये जेंटल स्लोप हो गया और ये प्लेन्स हो गए। तो बेटा प्लेन जितने भी होंगे वहाँ पर सॉइल की लेयर थोड़ी थिक होगी। डीप अगर हम जेंटल स्लोप की बात करें तो यहाँ पर डीप लेयर होगी सॉइल की, ठीक है। पर जो स्टीप स्लोप्स होंगे वहाँ पर बहुत ही थिन लेयर होगी सॉइल की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिलीफ और टोपोग्राफी का क्या रोल होता है, तो पहला आप बताना कि जो भी प्लेन्स होंगे वहाँ पर हमें एक थिक लेयर मिलती है सॉइल की और बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। पर वहीं पर अगर हम स्टीप स्लोप्स की बात करें तो वहाँ पर सॉइल की जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है। क्यों होती है? क्योंकि ईजिली स्ट्रीम, रिवर बहुत सारी सॉइल को अपने साथ बहाकर ले जा सकती हैं। अब इन दोनों के थिन और थिक के बीच की जो बात होती है वो हमें कहाँ पर मिलेगी? जेंटल स्लोप्स पर मिलेगी। आई बात समझ में? जेंटल स्लोप पे डीप लेयर होगी, बहुत ज़्यादा डीप लेयर होगी कहाँ पर बेटा? प्लेन्स पर। और बिल्कुल थिन सॉइल की लेयर होगी कहाँ पर? स्टीप स्लोप्स पे। समझ में आ गया? चलें देखो, टोपोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। जो स्टीप स्लोप्स होते हैं यूजुअली वहाँ पर थिन सॉइल की लेयर होती है, क्योंकि जो वेदर्ड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ईजिली कैरी करके ले जाया जाता है, ठीक है। ले जाने वाले कौन होते हैं? स्ट्रीम्स ऑफ एंड रिवर्स। जो जेंटल स्लोप्स होते हैं वहाँ पर डीप लेयर होती है सॉइल की। हमें थिक और फर्टाइल लेयर मिलेगी सॉइल की कहाँ पर? फ्लैट प्लेन्स पे, वैली में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेदर्ड पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, है ना। ज़मीन पे जो वेदर पार्टिकल, जो रॉक पार्टिकल्स होंगे वो अनडिस्टर्ब्ड है। बेटा अब हम फोर्थ फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो है टाइम। टाइम पैसिव सॉइल फॉर्मर है, ठीक है। पैसिव सॉइल फॉर्मर कौन होता है बेटा? टाइम। क्योंकि एक पेरेंट रॉक से सॉइल बनने की और मैच्योर्ड सॉइल प्रोफाइल तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो टाइम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि भाई पहले रॉक थी, रॉक से बड़े बड़े बोल्डर रॉक फ्रेगमेंट्स बने, फिर रॉक फ्रेगमेंट से आपकी बहुत ही क्या महीन सॉइल बनी। क्लियर है? तो पैसिव सॉइल फॉर्मर आप किसको कहते हो? टाइम को। ये जो फाइन पाउडर आपको दिख रहा है जो बना इस रॉक से है
इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बेटा। द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर्ड सॉइल प्रोफाइल इज़ अ स्लो प्रोसेस। मेच्योर्ड सॉइल प्रोफाइल तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्लो प्रोसेस है। किसकी? इवोल्यूशन की। फ्रॉम ओरिजिनल पेरेंट मटेरियल से मेच्योर्ड सॉइल प्रोफाइल तक आ जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल के कंपोजिशन की बात करेंगे तो सॉइल में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे सैंड है, सिल्ट है, मिनरल्स भी होते हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है जैसे कि लीव्स हैं, ह्यूमस, है ना। बेसिकली वेराइंग प्रोपोर्शन में हमें सॉइल के अंदर सिलिका, क्ले, चॉक और ह्यूमस मिलता है। अगर कोई सॉइल आपने देखी है किसी पर्टिकुलर प्लेस की, दूसरी जगह की कोई सॉइल देखी है, तो उन दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। उनमें वेराइंग प्रोपोर्शन में आपको सिलिका, क्ले, चॉक और ह्यूमस मिलेगा। अब हम सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे बेटा। तो सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। सॉइल में 2 लेयर होती हैं, पहली लेयर टॉप लेयर और दूसरी सब सॉइल। तो पहले हम टॉप सॉइल को डिस्कस करेंगे। सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। 2 लेयर होंगी सॉइल की, पहली टॉप सॉइल, दूसरी सब सॉइल। तो पहले हम टॉप सॉइल को डिस्कस करेंगे। टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है टॉप सॉइल। इसके अंदर होता है ह्यूमस, इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, है ना। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं इनका बहुत ही फाइन पार्टिकल किसमें मिलेगा? आपको टॉप सॉइल में मिलेगा। जो फॉर्मेशन होता है टॉप सॉइल का वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है बेटा, और लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम के बाद बनती है पर इजीली वॉश अवे हो जाती है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि ये टॉप सॉइल है, तो जो लीव्स होंगी, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो इजीली आपको इस लेयर में मिल जाएगा, ठीक है। मिल गया, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, ये भी हमने जान लिया। पर जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली बात है यही टॉप सॉइल उड़ जाएगी, बह जाएगी, तेज़ हवा से उड़ जाएगी, पानी के साथ बह जाएगी। तो जो फॉर्मेशन होता है टॉप सॉइल का वो बहुत ही स्लो और लॉन्ग प्रोसेस है, पर ये वॉश अवे ईजीली हो जाता है। क्लियर हुई बात? अब हम सब सॉइल की बात करेंगे। तो बेटा जो टॉप सॉइल होती है उसके नीचे, उसके अंदर, मतलब जैसे ये रही टॉप सॉइल के नीचे क्या होती है? सब सॉइल होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक, और ये बेसिकली किससे ही बनी है? पेरेंट रॉक की वेदरिंग से। जब पेरेंट रॉक टूट गई, रॉक फ्रेगमेंट्स, उससे बनती है। इसके अंदर मॉइस्चर होता है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पर ह्यूमस नहीं होता है। देखो ह्यूमस बनता कैसे है ना। जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स हैं, लीव्स हैं, वो ह्यूमस बनाते हैं। तो अगर पत्तियाँ गिरी तो पत्तियाँ यहाँ पर गिरेगी ना बेटा, तो टॉप सॉइल के ऊपर ह्यूमस बनेगा। पत्तियाँ गिर के अंदर तो नहीं चली जाएंगी। क्लियर है? बिलो सब सॉइल के नीचे सॉलिड अनवेदर्ड बेडरॉक होती हैं, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। पहला है सैंडी सॉइल, ठीक है। इसमें 60% सैंड होती है और 10% सिर्फ क्ले होती है। 60% क्या होगी? सैंड, 10% होगी क्ले। इट हैज़ नियरली 60% ऑफ सैंड एंड अबाउट 10% ऑफ क्ले। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लूज़ होते हैं, बहुत पोरस होते हैं। आप अगर कभी रेत में पानी डालोगे, देखना, तो क्या वो बंध पाती है? नहीं बनती है ना, तो वहाँ पानी बाहर निकल जाता है। जैसे 2 मिट्टियाँ लो, एक क्ले सॉइल लो और सैंडी लो, तो क्ले में पानी डालोगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, पर क्ले जो सैंडी सॉइल होगी वो पूरे पानी को बाहर निकल जाने देगी, पोरस होती है। एज दे डू नॉट हैव इनफ ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, इनके अंदर सीमेंटिंग मटेरियल नहीं होता है, इनफ नहीं होता है। अब हम क्लेई सॉइल को पढ़ेंगे बेटा। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में क्ले होता है, नाम से ही पता चल रहा है क्लेई सॉइल है, बहुत ज़्यादा क्ले होता है। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है जब ये पानी के साथ मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? क्लेई सॉइल। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब पहली बरसात होती है तो जब हम गांव में जाते हैं या किसी खेत के पास से गुजरते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही होती हैं। तो स्लिप इसलिए होती हैं क्योंकि जैसे ये क्लेई सॉइल पानी के साथ मिलती है तो एकदम चिपचिपी हो जाती है। अब हम लोमी सॉइल को पढ़ेंगे।
ये बहुत ही फाइन सॉइल होती है, इसमें सैंड भी होता है, इसमें क्ले भी होता है और वो दोनों इक्वल प्रपोर्शन में होते हैं। तो लोमी सॉइल हमारे लिए बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसमें सैंड भी है, क्ले भी है, दोनों इक्वल प्रपोर्शन में है और ये फार्मिंग के लिए बेस्ट सॉइल होती है। ना ही तो सैंडी सॉइल बहुत अच्छी है हमारे लिए, ना ही तो क्लेई सॉइल बहुत अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं। तो बेस्ट सॉइल कौन सी है फार्मिंग के लिए? लोमी सॉइल। अब हम मेजर सॉइल टाइप्स की बात करेंगे कि इंडिया में कितने टाइप की सॉइल मिलती है। तो मेजरली हमें इंडिया में 4 टाइप की सॉइल मिलती है। इंडिया में आपको वैरायटी ऑफ सॉइल्स मिल जाएगी, वैरायटी ऑफ, ये 4 के अलावा भी और सॉइल मिल जाएंगी, ठीक है। इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। क्यों है वैरायटी ऑफ सॉइल इंडिया में? क्योंकि इंडिया में रॉक्स की वैरायटी है, वैरायटी में रॉक्स अवेलेबल है, वैरायटी में रॉक्स अवेलेबल है तो सॉइल भी अवेलेबल है। रिलीफ फीचर अलग अलग हैं, वेजिटेशन अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हैं। तो हमारे इंडिया में हर जगह आपको सेम सॉइल नहीं मिलेगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिलेगी, कहीं लेस फर्टाइल सॉइल मिलेगी, कहीं क्ले मिलेगी, कहीं लोमी मिलेगी। जो डिफरेंट जो सॉइल होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, किस में? कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में, ह्यूमस में, मिनरल कंटेंट में। किसी में ह्यूमस बहुत ज़्यादा है, किसी में ह्यूमस नहीं है, किसी में ह्यूमस थोड़ा है, थोड़ा नहीं है। तो बहुत सारी सॉइल हैं हमारे इंडिया में। मेन सॉइल को हम पढ़ेंगे तो 4 होती है, एलुवियल, ब्लैक, रेड और लेटराइट। बेटा मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, हम सेकेंड पार्ट से एलुवियल सॉइल को स्टार्ट करेंगे। Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 3, soil resources. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे एलुवियल सॉइल से। तो बेटा इंडिया में जो टोटल लैंड एरिया है उसका जो 40% है वो किसने ही कवर कर रखा है? एलुवियल सॉइल ने। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एलुवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलने वाली सॉइल है, ठीक है। टोटल लैंड एरिया का 40% जो लैंड एरिया है वो किसने ही ऑक्यूपाई कर रखा है बेटा? एलुवियल सॉइल ने। ये जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। आप इस सॉइल में कुछ भी ग्रो करोगे ईजीली ग्रो होता है, ठीक है। तो अगर हम एग्रीकल्चर पर्पज से सोचें तो हमें सबसे अच्छी सॉइल लगेगी कौन सी? एलुवियल सॉइल, ठीक है। इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड एग्रीकल्चरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो बेटा आज तो हमारे जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विस सेक्टर का है। पर एक टाइम ऐसा भी था बेटा जब हम प्योरली अग्रेरियन इकोनॉमी थे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर से हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आता था, आज नहीं है। पर टिल डेट आज भी हमारे बहुत सारे लोग, मोर देन हाफ, किस पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हुआ और एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल, ठीक है। बेटा ये जो एलुवियल सॉइल होती है ना ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चरली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आज भी हमारी इकोनॉमी में मैक्सिमम पीपल, मोर देन हाफ, किस पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए? एग्रीकल्चर पे। ऑल दो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं किसका ज़्यादा है? टर्शरी सेक्टर का। पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट या मैक्सिमम पीपल जो एम्प्लॉयड हैं वो किस में ही एम्प्लॉयड हैं बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। तो इस तरीके से ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सपोर्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को। बेटा हमारी पॉपुलेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े नंबर को सपोर्ट करती है कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल, क्योंकि ये एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सॉइल होती है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? अब हम बात करें एलुवियल सॉइल की, तो एलुवियल सॉइल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लो। देखो बेटा डेल्टा आप सबको पता है, रिवर्स अपने माउथ पर, रिवर्स अपने माउथ पर मतलब जहाँ पर रिवर एंड होती है वहाँ पर अपने सिल्ट, सैंड, जो भी उसके अंदर होता है वो सबको डिपॉजिट कर देती है और वहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में एरिया तैयार हो जाता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा रीजन पे भी हमें एलुवियल सॉइल मिलती है। फिर बेटा हमारे पास बहुत बड़ी सी कोस्ट लाइन अवेलेबल है, इस कोस्ट लाइन पे भी हमें सॉइल मिलती है। उस सॉइल को हम क्या कहते हैं? कोस्टल एलुवियम। इसको बोलते हैं डेल्टाइक एलुवियम, इसको बोलते हैं कोस्टल एलुवियम। और फिर प्लेन्स पे मिलती है, पूरा जो हमारा नदर्न प्लेन्स है उस पर भी हमें कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल। चलो तो ये जो सॉइल है, these soils include
फर्स्ट डेल्टाइक एलुवियम, पहली सॉइल डेल्टाइक एलुवियम, दूसरी कोस्टल एलुवियम, तीसरी इनलैंड एलुवियम। ठीक है बेटा, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, बेसिकली हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं। इस रीजन में हमें देखने को मिलती है कौन सी सॉइल, एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर गंगा भी है, रिवर इंडस भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आएगी, इंडस रिवर यहाँ से, और इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से मिल जाएंगी, और रिवर गंगा तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जो रिवर गंगा, रिवर इंडस और ब्रह्मपुत्र के एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं, वहाँ पर हमें मिलेगी एलुवियल सॉइल। अब ये तो मैंने बता दिया कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स पर मिलेगी हमें एलुवियल सॉइल, पर कौन से स्टेट्स में एलुवियल सॉइल मिलेगी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताओगे। यहाँ पर है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। क्लियर है, थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का, थोड़ा सा पार्ट गुजरात का, यहाँ सब जगह हमें कौन सी सॉइल मिलेगी बेटा, एलुवियल सॉइल मिलेगी। और बेटा हमने जो थर्ड टाइप पढ़ा था, जिसको मैं नदर्न प्लेन्स बोल रही थी, जिसको आपकी बुक इनलैंड एलुवियम बोल रही है। ठीक है, नदर्न एलुवियम या इनलैंड एलुवियम। तो ये जो इनलैंड एलुवियम है, इसके थोड़े से पार्ट को पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इसे क्या कहा जाने लगता है, डेल्टाइक एलुवियम। क्योंकि आप लोगों को पता होगा सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जो है ना, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सॉइल बनती है उसे हम कौन सी सॉइल कहते हैं, डेल्टाइक एलुवियम। क्लियर हुई बात। फिर से ध्यान से सुनो कि इनलैंड एलुवियम का वो पार्ट जो वेस्ट बंगाल में आता है और उड़ीसा में आता है, जिसको अभी मैंने इस तरीके से कर दिया था कि भाई पाकिस्तान से स्टार्ट होकर बांग्लादेश तक चलेगी, जिस बीच में उड़ीसा भी आ जाएगा, वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा। तो इसमें जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है उसको हम किसके अंदर रखते हैं, डेल्टाइक एलुवियम के अंदर रखते हैं। बेटा अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की, तो इस पार्ट को हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। ठीक है, अब पेनिनसुलर इंडिया में अगर हम बात करें कि कहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, तो बेटा बेसिकली कहाँ पर होते हैं, कोस्टल एरिया में होते हैं। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जिनका ओरिजिन पेनिनसुलर इंडिया में होता है और जो ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में। ये रिवर्स अपने माउथ पर बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट कर देती हैं, क्ले डिपॉजिट कर देती हैं, और यहीं पर जो सिल्ट और क्ले मिलती है हमें, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोस्टल एलुवियम। क्लियर हुई बात। चलो, इन पेनिनसुलर इंडिया दे आर मेनली कन्फाइंड। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको एलुवियल डिपॉजिट देखने हैं तो वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, रिवर डेल्टास पे, जैसे मैंने बताया। ठीक है, यहाँ से दो रिवर और निकलती हैं, एक है रिवर नर्मदा और एक है रिवर तापी। चलो, तो ऑन द लोअर वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी, नर्मदा तापी की लोअर वैलीज़ में भी हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, सदर्न गुजरात में मिलेगी। अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें कि इस कोस्टल प्लेन पे जो एलुवियल सॉइल मिलती है, कोस्टल स्ट्रिप पे जो एलुवियल सॉइल मिलती है वो कैसी होती है, तो वो होती है बेटा पोरस, क्ले लाइक और डार्क कलर की। यहाँ पर जो सॉइल हमें मिलेगी वो कैसी होगी, पोरस होगी, क्ले लाइक होगी, डार्क कलर की होगी। क्लियर है बेटा। ये जो सॉइल होती है ना हमारी एलुवियल सॉइल, ये हमें 500 मीटर की डेप्थ तक ही मिलेगी, उससे गहराई में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सॉइल तो हर बार नहीं बनती है, नहीं आती है, फ्लड प्लेन्स पे आती है, तो बहुत अंदर तक नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको 500 मीटर की डेप्थ तक मिलेगी। इसमें पोटाश बहुत होता है, ह्यूमस बहुत होता है, पर इसमें नाइट्रोजन भी कम होता है, फॉस्फोरस भी कम होता है। ऐसा नहीं है कि फॉस्फोरस बिल्कुल नहीं होता है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, नाइट्रोजन की भी कमी होती है। क्लियर है। सो जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो रिच है पोटाश में, ह्यूमस में, पर उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कम है। क्लियर है। देखेंगे एलुवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहला तो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कैसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल है बेटा, इसको रिवर्स, स्ट्रीम्स लेकर के आती हैं। देखो जितने भी फ्लड प्लेन्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर भी फ्लड आती है, फ्लड वाटर तो वापस रिवर में चला जाता है, कुछ इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, पर यहाँ पर छूट जाती जो सॉइल है वही होती है एलुवियल सॉइल। तो इसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे, क्योंकि ये रिवर्स लेके आ रही हैं। एलुवियल सॉइल कोर्स होती है,
और फाइन भी होती है। पर कोर्स कहाँ पर होती है? वैली रीजन में। जो अपर वैली रीजन होंगे वहाँ पर जो एल्यूवियल सॉइल मिलेगी बहुत कोर्स होगी, मिडिल पार्ट में ये मीडियम होगी, ठीक है। पर जैसे जैसे आप डेल्टा रीजन में पहुँचेंगे ये सॉइल बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएगी। तो अगर कोई पूछता है एल्यूवियल सॉइल कोरस होती है तो बोलना हाँ, एल्यूवियल सॉइल फाइन भी होती है तो बोलना हाँ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होती है। अपर वैली रीजन में कोर्स होती है, मिडिल पार्ट में ये मीडियम टाइप की होती है, ठीक है, और डेल्टाइक रीजन में ये बहुत ज़्यादा फाइन हो जाती है। इसीलिए जो एल्यूवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है अपने टेक्सचर में, कोर्स भी होती है और फाइन भी होती है। बेटा ये जो सॉइल होती है ये ह्यूमस में बहुत ज़्यादा रिच होती है, पोटास में रिच होती है, लाइम में रिच होती है। अब ये तीनों चीज़ें जिस मिट्टी में मिल जाएं वो मिट्टी अलग ही कैसी हो जाएगी? प्रोडक्टिव। तो ये सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस है, पोटास है, लाइम है और एग्रीकल्चरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। अगर हम खेती किसानी के हिसाब को देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल बन जाती है एल्यूवियल सॉइल। बेटा अगर हम इसके कलर की बात करें तो आपको कहीं पर एल्यूवियल सॉइल लाइट मिलेगी, कहीं पर डार्क मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपके पास न्यू एल्यूवियल सॉइल है कि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, मतलब जिस प्लेस पे आप हो वहाँ पर न्यू एल्यूवियल सॉइल है कि ओल्ड एल्यूवियम है। और बेटा आप ये पॉइंट पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर न्यू एल्यूवियम होगी तो वो लाइट होगी, ओल्ड एल्यूवियम होगी तो वो डार्क होगी। इट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है एंड टेंड्स टू बी फॉस्फोरिक। देखो ये आ गया ना बेटा, वही बात हुई कि यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ लिया कि नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, पर ये सॉइल फॉस्फोरिक होती है। ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, हो सकता है बेटा मैं गलत हूँ, पर एक बार टीचर से ज़रूर पढ़ना, कुछ कहीं छूट रहा है इसमें, है ना। बेटा ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो 6 पॉइंट में लिखा है कि ये हमें 500 मीटर की डेप्थ तक मिलती है। इट इज़ फाउंड अप टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर। रबी क्रॉप के लिए भी बहुत सूटेबल है, खरीफ क्रॉप के लिए भी बहुत सूटेबल है। मतलब एल्यूवियल सॉइल तो ऐसी सॉइल है बेटा उसमें जो भी कुछ ग्रो करो सब कुछ ग्रो होता है, रबी क्रॉप भी ग्रो हो जाती है, खरीफ भी ग्रो हो जाती है। अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन टाइप्स एल्यूवियल सॉइल कैन बी कैटेगराइज्ड। अगर हम फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें, अब बेटा ये पॉइंट ऊपर लिखे पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप टीचर्स का सिटेशन जरूर ले लेना। टीचर ऊपर अगर कोई करेक्शन कराती है तो वहाँ पर करेक्शन कर लेना या यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारी जो एल्यूवियल सॉइल है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों में डेफिशिएंट है, पर ये पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ये तो ऊपर वाले पॉइंट से मिल गया। टेंड्स टू बी फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक होगी, नाइट्रोजन नहीं होगा। पर ऊपर क्या लिखा? ना ही तो फॉस्फोरस होगा ना ही तो नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या कर लेना, मैम से एक बार बात कर लेना कि मैम क्या करना है हमें। बेटा हो सकता है मुझसे कुछ छूट रहा हो, बुक में लिखा है तो हम इसे रॉन्ग भी नहीं बोल सकते। आगे आपको बात समझ में, ऑल इन ऑल ये पॉइंट गलत भी हो सकता है, पर बुक में लिखा है तो हम इसे गलत नहीं बोल रहे हैं। आप लोग एक बार अपने टीचर से कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। बेटा ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो 6 पॉइंट में लिखा है कि ये हमें 500 मीटर की डेप्थ तक मिलती है। इट इज़ फाउंड अप टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर। रबी क्रॉप के लिए भी बहुत सूटेबल है, खरीफ क्रॉप के लिए भी बहुत सूटेबल है। मतलब एल्यूवियल सॉइल तो ऐसी सॉइल है बेटा उसमें जो भी कुछ ग्रो करो सब कुछ ग्रो होता है, रबी क्रॉप भी ग्रो हो जाती है, खरीफ भी ग्रो हो जाती है। अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन टाइप्स एल्यूवियल सॉइल कैन बी कैटेगराइज्ड। अगर हम फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें, अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन टाइप्स एल्यूवियल सॉइल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है खादर जिसे हम न्यू एल्यूवियल कहते हैं, दूसरी है बांगर जिसे हम ओल्ड एल्यूवियल कहते हैं। खादर, बांगर, न्यू एल्यूवियल और ओल्ड एल्यूवियल, तो 2 टाइप की हम एल्यूवियल सॉइल के रिगार्ड में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन। एक है न्यू, एक है ओल्ड। अब हम देखेंगे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम एल्यूवियल सॉइल में। तो एल्यूवियल सॉइल सुटेबल है वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के लिए। वाइड वैरायटी ऑफ रबी क्रॉप, वाइड वैरायटी ऑफ खरीफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन एल्यूवियल सॉइल। बेटा सबसे इजी चैप्टर मुझे लगता है पूरी आपकी क्लास 10th में यही होगा, सॉइल, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल में आप क्या क्या ग्रो कर सकते हो? रबी क्रॉप भी ग्रो कर सकते हो, खरीफ क्रॉप भी ग्रो कर सकते हो। कौन कौन सी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं यहाँ पर? वीट, हम देखते हैं ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मेजर प्रोड्यूसर है वीट के। यूपी मेजर प्रोड्यूसर है शुगर कैन का। तो आप वीट, शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड ये सब ग्रो कर सकते हो एल्यूवियल सॉइल में। इन द डेल्टा रीजन में
आप जूट भी बहुत अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हो। हमारे इंडिया में जूट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में भी कौन सी सॉइल मिलती है? एल्यूवियल सॉइल मिलती है। तो एल्यूवियल सॉइल में रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप दोनों ग्रो कर सकते हो। पंजाब हरियाणा यूपी मेजर वीट प्रोड्यूसर हैं, शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर यूपी है, और इन सारे एरियाज़ में हमें कौन सी सॉइल मिलती है? एल्यूवियल। डेल्टा रीजन में आप क्या भी ग्रो कर सकते हो? जूट। जूट का मेजर प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर भी क्या होती है? एल्यूवियल सॉइल मिलती है। बेटा अब हम पढ़ेंगे ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल में डिफरेंस, ठीक है? बांगर और खादर में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अगर हम बांगर की बात करें ना बेटा, तो बांगर नदियों से, रिवर्स से थोड़ा दूरी पे मिलती है, थोड़ी ऊंचाई पर मिलती है। लगभग कितनी ऊंचाई पे मिलती है? 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है, ठीक है? तो ये आमतौर पर इट इज़ फाउंड यूजली, ये आमतौर पर नदर्न प्लेन्स में मिलती है और थोड़े से हायर अप प्लेसेस पे मिलती है, ऊंचाई पर मिलती है। जहाँ तक नदियों में फ्लड आती है ना, रिवर्स में जो फ्लड आती है, ठीक है, उसके स्तर से आपको 30 मीटर ऊपर तक क्या मिलेगी? जैसे कई बार जैसे ये सॉइल है, ठीक है, ये रिवर है, यहाँ पर रिवर है, तो ये लगभग यहाँ से जहाँ फ्लड प्लेन बनता है उससे 30 मीटर एबव जो सॉइल मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं? बांगर। और खादर हमें कहाँ मिलेगी बेटा? रिवर के पास में मिल जाएगी। जैसे ये रिवर है तो रिवर के पास में हमें खादर मिलेगी, ठीक है? डेल्टा रीजन में मिलेगी, फ्लड प्लेन में मिलेगी। फिर से समझने की कोशिश करना, जैसे ये यहाँ से रिवर जा रही है, इस रिवर में हमेशा फ्लड आती है, ये लैंड एरिया है, ठीक है? तो जब हम बात करेंगे, देखो लैंड बिल्कुल समतल तो नहीं है, ज़मीन ऊंची नीची होती है। तो अगर हम बांगर की बात करें तो ये आमतौर पर नदर्न प्लेन्स में हमें ऊंचाई पर मिलती हैं। कहाँ पर? 30 मीटर ऊपर। किससे? जहाँ पर बाढ़ आती है उससे, ठीक है? और अगर मैं खादर की बात करूँ तो खादर रिवर्स के बिल्कुल पास में मिल जाती है, डेल्टा रीजन में मिलती है, फ्लड प्लेन्स में मिलती है। बेटा अगर हम बांगर की बात करें तो बांगर में कंकड़ भी होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं। पेबल्स क्या होते हैं, ग्रेवल्स क्या होते हैं? कंकड़, ये आपको पता होगा, है ना? नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लो। और ये कोर्स होती है थोड़ी सी, क्या होना चाहिए? कंकड़ पत्थर इसमें ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल फाइन होती है, फाइन। आपने हिना का पाउडर देखा होगा, हम जो टेल्कम पाउडर लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, बाकी ये बहुत फाइन सिल्ट और इसके अंदर क्ले होती है, पर यहाँ पर कंकर पत्थर ज़्यादा होते हैं। इट इज़ फाउंड इन मैसिव रिवर बेड्स, जो बड़े बड़े रिवर बेड्स होते हैं वहाँ पर ये हमको मिलेगी। इट इज़ फाउंड लेयर आफ्टर लेयर, ये लेयर आफ्टर लेयर मिलेगी। रेप्लेनिश बाय फ्लड एवरी ईयर, जैसे कि ये रिवर थी, एक बार बाढ़ आई, यहाँ पर ये मिट्टी जमा हुई, दूसरी बार बाढ़ आई, इसके ऊपर फिर मिट्टी जमा हो गई, फिर मिट्टी जमा हो गई, तो इस तरीके से ये होती है। बेटा अब अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं होता है कि फर्टाइल नहीं होती है, फर्टाइल तो होती है। बांगर एल्यूवियल भी फर्टाइल होती है, पर उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। दीज आर नोन एज ओल्डर एल्यूवियम, इसे ओल्डर एल्यूवियम कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि फर्टाइल नहीं है, कम फर्टाइल है। इसे हम न्यूअर एल्यूवियम कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। बेटा हर साल रिवर एक नई सॉइल को देकर जा रही है आपको, जिसको अभी तक, जिसके न्यूट्रिएंट को यूज़ नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी इसमें भी होती है पर कंपेरेटिवली कम होती है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। न्यूअर एल्यूवियम में आप कुछ भी ग्रो करोगे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा, है ना? जो ईल्ड होगी वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर ईल्ड थोड़ी सी कम होगी। ये लाइट ग्रे कलर की होती है और ये येलोइश कलर की होती है। न्यू सॉइल येलोइश कलर की होती है और ओल्ड कैसी होती है? डार्क कलर की, थोड़ी सी ग्रे कलर की। बेटा अब हम पढ़ेंगे वो एल्यूवियल सॉइल जो नदर्न इंडिया में मिलती है और वो एल्यूवियल सॉइल जो पेनिनसुलर इंडिया में मिलती है, इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस जो सबसे ईजी है वो है कि जो नदर्न इंडिया में जो सॉइल मिलती है वो कैसी होती है? पोरस। नदर्न इंडिया में मिलने वाली एल्यूवियल सॉइल कैसी होती है? पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है? इस मिट्टी से अगर पानी डाला जाएगा तो पूरा के पूरा बाहर निकल जाएगा। और पेनिनसुलर इंडिया में बेटा जो एल्यूवियल सॉइल मिलती है वो नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस का मतलब जहाँ से इजीली पानी पास नहीं हो पाएगा। नॉन पोरस मतलब पानी पास ही नहीं होगा। नेक्स्ट और इजी पॉइंट है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये फेंट येलो कलर की होती है, हल्का पीला कलर होता है, इसमें क्ले होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। पर वहीं पर अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो ये कलर में डार्क होती है, ठीक है,
दीज रिवर्स फ्लो ओवर ब्लैक सॉइल, क्योंकि जो रिवर इस एल्यूवियल को बना रही हैं वो किस सॉइल से होती हुई आ रही हैं बेटा, ब्लैक सॉइल से होती हुई आ रही हैं, तो जो मिट्टी वो लेके आएंगी वो भी कैसी होगी, डार्क ही होगी। दीज आर क्ले इन नेचर, पेनिनसुलर इंडिया की जो एल्यूवियल सॉइल है वो क्लेई है नेचर में और थोड़ी सी डार्क है कलर में। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो फेंट है, ठीक है, लाइट कलर येलो है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और क्ले भी होता है। ये नॉन पोरस होती है, ये पोरस होती है, ये पानी को पास होने देती है, नीचे सोखने देती है, और ये नॉन पोरस होती है। एल्यूवियल सॉइल जो नदर्न इंडिया में होती है उससे कौन कौन सी रिवर बनाती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इंडस की बात करें तो रवि, झेलम, चेनाब, ब्यास, वो सब। तो एल्यूवियल सॉइल जो नदर्न इंडिया की होती है उसको बनाने वाली रिवर होती हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पर वहीं पर पेनिनसुलर इंडिया में वो रिवर जो एल्यूवियल सॉइल को बनाती है, तो पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन सी रिवर बनाती हैं एल्यूवियल सॉइल को, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी। क्लियर है? पेनिनसुलर इंडिया की गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और तापी ये एल्यूवियल सॉइल को बनाती हैं पेनिनसुलर इंडिया में। और नदर्न इंडिया में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये पोरस है, ये नॉन पोरस है, ये येलो कलर की होती है, डार्क कलर की होती है। अब हम पढ़ेंगे हमारी सेकेंड सॉइल को जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल टोटल एरिया का 16% ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल हमारी कंट्री में जो लैंड एरिया है उसका कितना परसेंट ऑक्यूपाई करती है, 16%। इसे ही रिगर सॉइल भी कहते हैं, इसे ही कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिगर सॉइल और कॉटन सॉइल। रिगर जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है तेलुगु वर्ड रेगुड़ा से, जिसका मतलब होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। रेगुड़ा किसको बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल को मिलते हैं, इसी से वर्ड रिगर डिराइव हुआ है। एज कॉटन थ्राइव्स ऑन दिस सॉइल, ब्लैक सॉइल पे बेटा सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो वो है कॉटन, इसीलिए इसका नाम कॉटन सॉइल भी है, रिगर सॉइल भी है। और रिगर वर्ड रेगुड़ा से आया है, रेगुड़ा का मतलब क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। बेटा जो एल्यूवियल सॉइल है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। अभी हमने देखा था कि रिवर्स अपने साथ जगह जगह से सारा कुछ लेके आती हैं, एल्यूवियल सॉइल बनती है। पर जो ब्लैक सॉइल है वो रेसिडियल सॉइल है। रेसिडियल सॉइल मतलब रेसिड्यू से बनी हुई है। बेटा वॉल्केनिक एरप्शन हुए है ना, हम लोग बोलते हैं ये जो पेनिनसुलर इंडिया वाला जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड से आया है। जब कंटिन्यूस वॉल्केनिक एरप्शन होते थे तो उस वॉल्केनिक एरप्शन से बनी थी वॉल्केनिक रॉक। जब वो वॉल्केनिक रॉक टूटती गई तो उनका जो रेसिड्यू बचा उससे बनी हुई है ब्लैक सॉइल। समझ क्या? इट इज़ मेनली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन। ये हमें कहाँ मिलती है, डेक्कन ट्रैप रीजन में, इस रीजन में मिलती है। इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीन्यूडेशन ऑफ लावा फ्लो रॉक। वो रॉक जो लावा फ्लो से बनी थी, जब उनका डीन्यूडेशन हुआ उससे बनी है हमारी ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलती है, तो डेक्कन ट्रैप रीजन में मिलती है। ये कैसे बनी है, डीन्यूडेशन से बनी है। किसके डीन्यूडेशन से बनी है, लावा फ्लो रॉक्स। वो रॉक्स जो वॉल्केनिक एरप्शन से बनी थी, जब उनमें डीन्यूडेशन हुआ तब बनी हमारी डेक्कन ट्रैप की सॉइल, जिसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। अब बेटा डीन्यूडेशन भी आपको मैं यहीं समझा दूँ, वैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। जैसे यहाँ पर ये क्या थी, रॉक्स थी। कैसे बनी थी, वॉल्केनिक एरप्शन से बनी थी ये रॉक्स। अब कंटिन्यूएशन में इनके ऊपर वेदरिंग हुई है ना, ये टूटी फूटी और फिर ये ऐसे से इतनी हाइट की रह गई, फिर ये ऐसी हो गई और बाद में जाकर इनका लेवल और ज़्यादा डाउन हो गया। इसी को क्या कहते हैं, ड्यूनिडेशन, मतलब वेयरिंग अवे, लोअरिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ और फिर ऐसा बन गया। अब यहाँ पर रॉक्स की जगह क्या बची, सिर्फ ये रीज़न। बेटा आज एक बच्चा मुझसे बोल रहा था, मैडम PDF बनाने में हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, आपको वीडियो बनाना होता है तो PDF मांगा करो, नहीं तो मत मांगा करो। भाई तुम लोग जो PDF बनाते हो तो ये तो ध्यान रखो कि PDF बना कैसा है, ठीक है। कुछ भी PDF बना के भेज दिया, भाई बना दो इसका वीडियो। ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, पानी को रिटेन करके रखती है और बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है जब ये गीली होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करती है, पानी को अपने अंदर जमा करके रख लेती है और बहुत ज़्यादा स्टिकी चिपचिपी हो जाती है जब ये गीली होती है। और ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसमें क्लेई कंटेंट ज़्यादा होता है।
जब ये ड्राई हो जाती हैं तो इसके अंदर डीप क्रैक्स आ जाते हैं। तो अगर आपसे कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दे और पूछे कि बताओ ये कौन सी सॉइल है या आइडेंटिफाई द सॉइल, क्या क्वेश्चन आ सकता है? आइडेंटिफाई द सॉइल। पहला दिया कि व्हेन ड्राई फॉर्म्स डीप क्रैक्स, व्हेन वेट बिकम स्टिकी। तो कौन सी सॉइल है? ये ब्लैक सॉइल है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है बेटा? आयरन भी होता है, पोटाश भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर? आयरन, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतनी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। फिर से ध्यान रखो, आयरन, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब बेटा ये सॉइल, अब बेटा हम इसकी कलर की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक तो होगी, पर कई बार ये आपको चेस्टनट ब्राउन, ब्लैक से स्टार्ट करके चेस्टनट ब्राउन तक या चेस्टनट ब्राउन से स्टार्ट करके ब्लैक तक आपको इसके वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके कलर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट, आयरन कंटेंट के प्रेजेंस की वजह से हमें कहीं पर ये चेस्टनट ब्राउन दिखाई पड़ती है, कहीं पर ब्लैक दिखाई पड़ती है। इसमें कमी किस किस चीज़ की होती है बेटा? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस। किस किस चीज़ की? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये मॉइस्चर को बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करके रखता है, मतलब पानी एक बार आपने इसको दिया तो ये बहुत टाइम तक उस पानी को रिटेन करके रखता है। सो आर्टिफिशियल इरीगेशन इज़ नॉट नेसेसरी, इसलिए इस सॉइल को आर्टिफिशियल इरीगेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत होती नहीं है, पर बहुत कम होती है। अब हम रीजंस की बात करेंगे तो देखो, ये वास्टली हमें कहाँ पर कन्फाइंड मिलती है बेटा? डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू में आपको कौन सी सॉइल मिलेगी? ब्लैक सॉइल मिलेगी। ब्लैक सॉइल्स आर फाउंड इन महाराष्ट्र। अब हम स्टेट्स को पढ़ लेते हैं। अभी तो मैंने क्या बोल दिया आपको कि डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगी, पर अगर स्टेट्स की बात करूँ तो महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलेगी, आंध्र प्रदेश में मिलेगी और तमिलनाडु के कुछ पार्ट में मिलेगी। तो ब्लैक सॉइल के रीज़न याद करना बहुत आसान है। कुछ तमिलनाडु के पार्ट है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। ठीक है, किस क्रॉप को आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो ब्लैक सॉइल में? तो बिना फर्टिलाइज़र को यूज़ किए हम कुछ क्रॉप्स को बहुत ही अच्छी ईल्ड के साथ ग्रो कर सकते हैं। कहाँ पर? ब्लैक सॉइल में। कौन कौन सी क्रॉप? कॉटन, ज्वार, वीट, शुगर केन, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। दिस सॉइल आर वेरी फर्टाइल इवन विदाउट फर्टिलाइज़र। बिना फर्टिलाइज़र के भी बहुत 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 ज़्यादा फर्टाइल हैं। किस किस को कल्टीवेट करने के लिए बहुत सूटेबल है? कॉटन तो है ही, उसके अलावा ज्वार, वीट, शुगर केन, ऑयल सीड, फ्रूट्स और वेजिटेबल। अब पढ़ेंगे बेटा हम लाल मिट्टी को, रेड सॉइल को। रेड सॉइल हमारे इंडिया में जो टोटल लैंड एरिया है उसके 10% एरिया में मिलेगी। 10% एरिया ऑफ इंडिया इज़ ऑक्यूपाइड बाय रेड सॉइल। ये जो सॉइल है ये कैसे बनी है? जब क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक ब्रेक हुई हैं, टूटी हैं, मेटामॉर्फिक रॉक टूटी हैं। इग्नियस क्रिस्टलाइन रॉक जब टूटी, मेटामॉर्फिक रॉक जब टूटी, जब बनी रेड सॉइल। वो कौन कौन सी रॉक्स थी? ग्रेनाइट, नीस ग्रेनाइट जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में थी, ये जब टूटी तो बनी रेड सॉइल। ये जो सॉइल है ये वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। दीज सॉइल आर फॉर्म्ड इन एरियाज ऑफ पुअर रेनफॉल, जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है वहाँ पर रेड सॉइल देखने को मिलती है। दे आर मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। रेड सॉइल में आपको क्ले भी मिलेगा, रेड सॉइल में आपको सैंड भी मिलेगा। रेड सॉइल में क्ले भी मिलेगा, रेड सॉइल में सैंड भी मिलेगा। फिर बात आ गई पीडीएफ की। मैडम बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। अरे भाई वीडियो तुम्हारा ही बन रहा है ना? अच्छा पीडीएफ बनाया करो। रेड सॉइल टेक्सचर में बहुत लाइट होती है। ठीक है, रेड सॉइल इज़ लाइट इन टेक्सचर। कैसी होती है बेटा? टेक्सचर में बहुत ज़्यादा लाइट होती है। इसके बाद ये फ्राइबल होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब वही मैंने बताया ना कि अगर हम पानी डालेंगे तो पानी पूरा निकल जाएगा बाहर, पानी को बाहर जाने देती है। फ्राइबल मतलब बहुत ही वीक, मतलब कमज़ोर होती है। कमज़ोर मतलब आप जैसे ये मिट्टी का इतना बड़ा टुकड़ा है रेड सॉइल का, आप उसको यूं थोड़ा सा भी ऐसे प्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगा। फ्राइबल मतलब बहुत फ्रेजाइल है, बहुत क्या बोलना चाहिए, ईजिली टूट जाती है। बट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। बेटा ये जो सॉइल है ये पोरस है, फ्राइबल है, इजीली टूट जाती है, पानी को पास होने देती है, पर पानी को रिटेन करके नहीं रखती लंबे टाइम तक। इस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरिक एसिड की कमी होती है और ह्यूमस भी नहीं होता है।
तो आपकी जो रेड सॉइल है ना तो उसमें ह्यूमस है, ना ही तो फॉस्फोरिक एसिड है, ना ही तो नाइट्रोजन है। ठीक है, ये जो सॉइल है बहुत रिच होती है पोटाश में और आयरन में। दीज सॉइल्स आर रिच इन पोटाश एंड आयरन। क्लियर है, पोटाश भी है और आयरन भी है। ये ड्राई फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, एज इट डज़ नॉट रिक्वायर मच मॉइस्चर। ये सॉइल मॉइस्चर रिटेन करके रखती ही नहीं है बेटा। तो अगर आपने वहाँ पर राइस ग्रो कर दिया जिसको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा वहाँ पर प्रॉपर? नहीं। तो जो ड्राई फार्मिंग है वो यहाँ पर इजीली हो सकती है, क्योंकि सॉइल के अंदर पानी मतलब जो मॉइस्चर है वो रहता ही नहीं है, बहुत टाइम तक नहीं रहता है। मतलब जो रेड कलर होता है इस सॉइल का, ये इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो आयरन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा, आयरन ऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से इसका कलर रेड है। अब हम रीजंस की बात करेंगे वो कौन कौन से रीज़न है जहाँ रेड सॉइल मिलती है। तो आपको पेनिनसुलर इंडिया में मिलेगी, मालवा प्लेट्यू में मिलेगी, छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलेगी, सदर्न ईस्टर्न कर्नाटका में मिलेगी, वेस्टर्न उड़ीसा में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, और साउथ वेस्ट रेंज ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो, जैसे ये सपोज करो ये उत्तर प्रदेश है, तो ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ। ठीक है, तो कहाँ पर मिलती है? साउथ वेस्टर्न फ्रिंज पे, एक छोटे से किनारे पे मिलती है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम एरिया में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी। उड़ीसा आपको इंडियन मैप पे इस तरीके से मिलेगा, तो उड़ीसा का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो जो वेस्टर्न उड़ीसा है यहाँ पर मिल जाएगी थोड़ी बहुत आपको। मालवा प्लेट्यू में मिलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलती है, और कर्नाटका के साउथ सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में मिलती है। रेड सॉइल में आप कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो बेटा? तो राइस, वीट, जबकि राइस को तो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है भाई। चलो ठीक है, इरिगेशन की हेल्प से कर पाते होंगे। ठीक है, चलो राइस ग्रो कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, वीट ग्रो कर सकते हो, शुगर कैन ग्रो कर सकते हो, कॉटन, पल्सेस, ये सब ग्रो किए जा सकते हैं व्हेन द सॉइल इज़ फर्टिलाइज, जब सॉइल में फर्टिलाइज़र डाला हो। इरिगेशन भी बहुत ज़रूरी है, मैंने बोला ना कि इरिगेशन के बिना तो यहाँ राइस ग्रो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर रिटेंटिव जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। बेटा लेटराइट सॉइल को हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 3 में। ठीक है, Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 3, Soil Resources. Students, I hope you all have seen part 1 and 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे किससे? लेटराइट सॉइल से, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे किससे? लेटराइट सॉइल से। तो बेटा ये जो वर्ड लेटराइट है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? लेटर। ठीक है, द वर्ड लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा वाला? लेटर, जिसका मीनिंग होता है ब्रिक। लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में लेटर का मीनिंग होता है ब्रिक, ईंट, ईंट, है ना। लेटराइट सॉइल इज़ द टिपिकल सॉइल ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। बेटा जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन होगा ना, वो रीजन जहाँ पर क्लाइमेट किस टाइप का होगा? मॉनसून टाइप का होगा। वहाँ पर हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी? लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया में कैसा क्लाइमेट होता है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट होता है, पर हमारी इतनी वैरायटी है फिजिकल डिवीजन में कि हमारे पास हिमालयन भी है, नदर्न प्लेन्स भी हैं, तो हम देख रहे हैं कि सॉइल की वैरायटी अलग अलग हो जाती है। अदरवाइज अगर हिमालय नहीं होता तो सिनारियो कुछ और होता। क्लियर है? तो अगर आपको लेटराइट सॉइल देखनी है तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में। वो रीजन जहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट हो? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और मॉनसून टाइप का क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, फिर बहुत तेज़ बारिश होगी। क्लियर है? चलो, लेटराइट सॉइल कैसे बनती है बेटा? वेदरिंग से ही बनती है। ठीक है, वेदरिंग का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ फॉर्म्ड अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर। वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होगा और रेनफॉल भी हाई होगा, वहीं पर लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, जहाँ पर अल्टरनेट वेट और ड्राई पीरियड होगा। पहले पानी गिर रहा है, फिर बहुत तेज़ धूप हो रही है, फिर पानी गिर रहा है, फिर बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो हमारे इंडिया में हम
कुछ एरियाज़ में देखते हैं कि ऐसा ही होता है। अब जैसे हम हमारे कोस्टल प्लेन की बात करें, कौन से, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, तो वहाँ पर रेनफॉल भी होती है और फिर बहुत तेज गर्मी भी होती है। बेटा इस सॉइल को हम लीच्ड सॉइल बोलते हैं। लीच सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सॉइल में लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के वो बहकर चले जाते हैं, वॉश्ड अवे हो जाते हैं। अब ये वॉश्ड अवे करने का काम कौन करती है? हैवी रेन। ठीक है, सॉइल थी, उसके ऊपर इतनी भयंकर बारिश हुई कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो बारिश बहाकर ले गई इनटू द लोअर लेयर। ठीक है, देखो ये एरिया था जहाँ पर आपको कौन सी सॉइल मिल रही थी? लेटराइट सॉइल मिल रही थी। अब इसमें से न्यूट्रिएंट कहाँ चले गए? कुछ न्यूट्रिएंट तो अंदर चले गए लोअर लेयर में और कुछ न्यूट्रिएंट वॉश्ड अवे हो गए। क्लियर है? तो ये जो सॉइल होती है ये किस सॉइल का एग्जाम्पल है? लीच सॉइल का एग्जाम्पल है। लीचिंग वो प्रोसेस होती है जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं हैवी रेन्स के द्वारा इनटू द लोअर लेयर। लोअर लेयर में चले जाएंगे बहुत सारे न्यूट्रिएंट। जो क्लाइमेट है इंडिया का वो सूटेबल है लेटराइट सॉइल के लिए। मैंने बोला ना, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। दे आर फाउंड पैचेस ओवर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में बहुत सारे पैचेस हमें ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल मिलेगी। दो टाइप की लेटराइट सॉइल होती है, एक अपलैंड लेटराइट होती है, दूसरी लोलैंड लेटराइट होती है। ठीक है, दे वर फॉर्म्ड ओवर हिल्स के ऊपर बनेगी क्योंकि वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। फिर वो ट्रांसपोर्ट होके कौन ट्रांसपोर्ट करेगा इसको? स्ट्रीम्स, रिवर्स, ये लोअर लोलैंड में आ जाएगी। ठीक है, तो दो टाइप मिलेंगे हमको, अपलैंड लेटराइट, लोलैंड लेटराइट। अपलैंड लेटराइट ही जब नीचे आ जाएगी तो उसे हम क्या कहने लग जाएंगे? लोलैंड लेटराइट। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड ओवर हिल्स, ये हिल्स के ऊपर बनती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर होती है हैवी रेनफॉल और ये ट्रांसपोर्ट होकर स्ट्रीम के द्वारा नीचे आ जाती है लोलैंड पर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लेटराइट सॉइल का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रेड होती है कलर में और इसमें आयरन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है, फ्राइबल होता है। फ्राइबल मतलब ये इजीली टूट जाती है। आप थोड़ी सी मिट्टी को उठाओगे, जैसे उसका कोई लंप बन गया, उसको आप हाथों से बहुत ही कम प्रेशर के साथ भी तोड़ोगे ना तो ईजिली टूट जाएगा। तो ये कोर्स टेक्सचर की है, दरदरी होती है, सॉफ्ट होती है और फ्राइबल होती है। कोर्स भी होगी, सॉफ्ट भी होगी और फ्राइबल, इजीली टूट जाएगी। ठीक है, जो लेटराइट सॉइल है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है पर लाइम भी कम है और नाइट्रोजन भी कम है। नाइट्रोजन भी नहीं है और लाइम भी नहीं है पर आयरन बहुत है। इट कैन नॉट कंटेन मॉइस्चर, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेन नहीं रह पाता है। ठीक है, हाई कंटेंट ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए थोड़ी सी कम सूटेबल है। बेटा आजकल तो हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र्स, प्रॉपर इरिगेशन से हम हर सॉइल में कुछ ना कुछ ग्रो कर ले रहे हैं, पर अगर इस सॉइल के बेसिक नेचर की हम बात करें तो इसमें मॉइस्चर रिटेन नहीं रहता, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए अनसूटेबल मानी जाती है। एज दिस सॉइल इज़ ड्यूरेबल, ये सॉइल बहुत ड्यूरेबल होती है इसीलिए इसका यूज़ हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए करते हैं। ठीक है, हम रीजंस की बात करेंगे किन किन जगहों पे हमें लेटराइट सॉइल मिलेगी। तो बेटा जो लेटराइट सॉइल होगी वो मेनली हमें हिली रीजन्स में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी। जैसे मैंने बताया है ना कि ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर मिलेगी, केरला में मिलेगी, विंध्यास में मिलेगी, सतपुरास में मिलेगी, मालवा प्लेट्यू पे मिलेगी, गोवा में मिलेगी, इस बेल्ट में मिल जाएगी। दे आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ असम, मेघालय। असम मेघालय में भी बेटा एक टाइम में बहुत ज़्यादा पड़ती है गर्मी और एक टाइम में होती है बहुत ज़्यादा बारिश। तो आपकी लेटराइट सॉइल के लिए दोनों ही चीज़ें चाहिए, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ बारिश भी बहुत हो और फिर गर्मी भी बहुत पड़े। यहाँ से हमने देखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाने से इस एरिया में टेम्परेचर तो एक टाइम में बहुत ज़्यादा होता ही है और उसके बाद बारिश भी इन दोनों एरियाज़ को बहुत अच्छी मिलती है। तो सतपुड़ा, मालवा प्लेट्यू, गोवा, हिल्स ऑफ असम, मेघालय, विंध्या, केरला और वेस्टर्न घाट्स में ये सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम देखेंगे बेटा कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जा सकती है लेटराइट सॉइल में। क्योंकि ये मॉइस्चर को रिटेन नहीं करती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए थोड़ी सी कम सूटेबल है, अनसूटेबल है। ठीक है, अब यहाँ तो अनसूटेबल ही लिख दिया है, मेरे अकॉर्डिंग लेस सूटेबल हम बोल सकते हैं। ये सिर्फ स्पेशल क्रॉप्स यहाँ पर, अब मैं क्या बोला कि एग्रीकल्चर होगा ही नहीं, पर हम बोल रहे हैं ना एग्रीकल्चर हो तो रहा है।
क्या क्या? टैपियोक, कैशूनट यहाँ पर ग्रो किए जा सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या ग्रो कर सकते हो बेटा आप? टैपियोका और कैशूनट। हाउएवर नाउअडेज सम प्लांटेशन क्रॉप्स, अब यहाँ पर कुछ प्लांटेशन क्रॉप भी उगाई जा रही हैं जैसे कॉफ़ी, टी। तभी मुझे ये वर्ड बहुत ज़्यादा सही नहीं लगा कि अनसुटेबल का मतलब क्या है। ये लेस सुटेबल हो सकती है पर अनसुटेबल तो नहीं कहना चाहिए। चलो ठीक है। नाउअडेज यहाँ पर कॉफ़ी, टी भी ग्रो की जा रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर। जब इस सॉइल में आप फर्टिलाइजर इंड्यूस करते हो, प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ लाते हो, तो यहाँ प्लांटेशन क्रॉप को भी ग्रो कर सकते हो। टी कॉफ़ी ग्रो की जा रही है और ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है टैपियोका और कैशूनट के लिए। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे इरोजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पर्पसेस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन में होता क्या है बेटा? जो टॉप सॉइल होती है उसकी लेयर रिमूव हो जाती है, ठीक है। सॉइल इरोजन में बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करो हमारी ये सॉइल है, सॉइल नीचे तक है, कुछ डेप्थ तक आपको मिलेगी, पर इसकी जो टॉप लेयर है ये अगर वॉश्ड अवे हो जाए, इसे वो क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन क्यों होती है, क्या क्या रीज़न है इसके? बहुत सारे एजेंट्स हैं सॉइल इरोजन के। तो पहला तो सबसे वाटर ही है। देखो ज़मीन पर मिट्टी है, मतलब मिट्टी से ही ज़मीन बनी है, पानी वहाँ से बहुत तेज़ी से बहा तो टॉप सॉइल बह गई। फिर विंड भी होता है, कई बार वेव्स भी होते हैं, ठीक है। तो वाटर, विंड, वेव्स, इवन लैंडस्लाइड। तो कौन कौन से एजेंट है बेटा सॉइल इरोजन के? वाटर है, विंड है, वेव्स है, इवन लैंडस्लाइड भी है। सॉइल इरोजन का मीनिंग समझ में आ गया? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, वेव्स और लैंडस्लाइड। क्लियर है? जो सॉइल फॉर्मिंग की प्रोसेस होती है और जो इरोजनल की प्रोसेस है, ये दोनों ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। सॉइल फॉर्म भी होती रहेगी, इरोड भी होती रहेगी, पर इनमें बैलेंस बना रहना चाहिए, है ना। बैलेंस बना रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हमारा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड करता है सॉइल पे। अगर सॉइल इरोजन होता रहा और फॉर्मेशन नहीं हुआ तो आप सोचो एग्रीकल्चर कहाँ, किस दिशा में जाएगा। तो बेटा बहुत ज़रूरी है कि इसमें एक बैलेंस बना रहे। सॉइल की जो फॉर्म होने की प्रोसेस है और इरोजन की जो प्रोसेस है, इनमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और इसको डिस्टर्ब करने के लिए हम ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और नेचर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। कई बार डाउन पोरिंग हो जाती है, ठीक है, सुनामी आ गई है। सुनामी जब आती है तो पानी में तो हलचल मचाती है, कोस्टल एरियाज़ की ज़मीन को लेके चली जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, फ्लड आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम नेचर क्रिएट करता है और हम ह्यूमन बीइंग भी कम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी भली एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन साइट का काम चालू कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो बैलेंस को डिस्टर्ब करने वाले दो मेजर एजेंट हैं, एक है नेचर और दूसरा है हम ह्यूमन, विच लेड ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल। और हम दोनों की ही वजह से हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से सॉइल इरोजन होता है विद इन अ फ्यू ईयर्स। बेटा अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोस्ट पावरफुल एजेंट कौन सी सॉइल इरोजन की, तो आप कहना बहता हुआ पानी और हवा, विंड एंड रनिंग वाटर। ये दो जो हैं ये बहुत ही पावरफुल एजेंट है सॉइल इरोजन के। इसके अलावा कई बार ओवर ग्रेजिंग बाय मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। कई बार हम एग्रीकल्चर की कुछ फॉल्टी मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ये सब भी जिम्मेदार होते हैं हमारी वैल्यूएबल टॉप सॉइल के लॉस के लिए। जो टॉप लेयर होती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है, उसको उनको कंजर्व करके रखना चाहिए, पर कई बार हमारी ही फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से वो वॉश अवे हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर, ठीक है। सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। पहला है ए शीट इरोजन, गली इरोजन, रिल इरोजन और स्ट्रीम बैंक इरोजन। फिर हम पढ़ेंगे शोर इरोजन और फिर हम पढ़ेंगे विंड इरोजन। चलो तो पहले शीट इरोजन को देख लेते हैं। बेटा शीट इरोजन को पढ़ते हैं हम। देखो अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है पर वेजिटेशन कवर नहीं है, ठीक है, हो सकता है ये जो प्लॉट है या हैवी रेनफॉल तो और ये, पर किसी वजह से यहाँ पर ट्रीज़ और प्लांट्स नहीं है। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ट्री की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, पर यहाँ पर ट्रीज़ तो है ही नहीं, ये प्लेन है, कोई वेजिटेशन कवर यहाँ पर है ही नहीं। तो जो
पानी होता है वो श्रिंक नहीं करता है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटी होने लगती है। इरोजिव पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, पूरी की पूरी टॉप सॉइल पानी के साथ बहने लग जाती है। कहाँ पर? स्लोप्स पर। देखो ये रहा हमारा हिल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्लांट्स और ट्रीज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहते हुए पानी की स्पीड भी कम हो जाएगी और इरोजन भी कम होगा, ठीक है। पर यहाँ पर देखो आप वेजिटेशन का कोई कवर ही नहीं है, कोई वेजिटेशन ही नहीं है, तो मिट्टी सीध पानी जब भी गिरेगा तो वो शिंक तो नहीं होगा, इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, सीधा सीधा बह के जाएगा और जब वो बहेगा तो अपने साथ मिट्टी को भी ले जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि पूरी की पूरी प्लेस, पूरी की पूरी शीट को ये नीचे लेके चला जाएगा, पूरे के पूरे एक एरिया को ये नीचे लेके चला जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, जब बहुत हैवी रेनफॉल हो रही होगी किसी एरिया में, या वो एरिया जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और कोई वेजिटेशन कवर नहीं होता, तो जो रेन वाटर है शिंक नहीं करता है, वो स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है किसको? इरोजिव पावर को, और जो टॉप सॉइल होती है वो स्लोप से बह के चली जाती है। इन दिस इरोजन, इस इरोजन में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जो एरिया होता है फाइन सॉइल का, पूरा के पूरा एरिया रिमूव हो जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल है। मैंने क्या कहा, ये यहाँ पर ट्रीज थे, यहाँ पर ट्रीज थे, वेजिटेशन कवर प्रॉपर था, तो यहाँ पर इस टाइप का इरोजन थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर यहाँ पर जहाँ वेजिटेशन कवर है ही नहीं, तो यहाँ से पूरा के पूरा जो एरिया होगा वो बह के नीचे की तरफ चला जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? शीट इरोजन, जो कि बहुत हार्मफुल है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे सॉइल। ये स्लो प्रोसेस है, पर फिर भी यहाँ से सॉइल तो ख़त्म हो रही है। अब हम बेटा पढ़ेंगे गली इरोजन को। गली इरोजन टेक प्लेस ऑन द स्टीप स्लोप्स। जो स्टीप स्लोप्स होते हैं ना बेटा, उन पे होता है गली इरोजन। जहाँ पर भी हिल्स पे स्टीप स्लोप्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ गली इरोजन भी देखने को मिलेगा। When there is a heavy downpour, जब बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना बादल फट जाना, हैवी डाउनपोर होगा रेन का, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होगा और एकदम से होगा, बादल फटना हम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर जो सॉइल होगी वो पानी के द्वारा बहकर चली जाएगी और एक डेफिनेट पाथ बना लेगी। जैसे इतना बड़ा एरिया है, पर इस एरिया से सॉइल का बहना चालू हुआ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता क्या है बेटा, ये एरिया थोड़ा सा गहरा होता जाता है और फिर कंटिन्यू इसी से पानी बहता रहता है और फिर धीरे धीरे ये गली बड़ी होती रहती है। फिर से गली इरोजन टेक प्लेस ऑन द स्टीप स्लोप। गली इरोजन कहाँ पर होता है? स्टीप स्लोप्स पे होता है। कहाँ पर? हिल्स पर, हिल्स के स्टीप स्लोप पे। जब हैवी रेनफॉल होगा, डाउनपोर होगा, मतलब बादल फटने जैसी स्थिति होगी, तो जो सॉइल होगी उसको रिमूव कर देगा कौन? फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, पर एक डेफिनेट पाथ पर, ठीक है। एक स्लोप होगा और उस स्लोप, जैसे हम बोलते हैं कि ये स्टीप स्लोप है, ठीक है, स्टीप स्लोप है। अब यहाँ से पानी बह रहा है, तो पानी इस तरीके से बहेगा कि एक पर्टिकुलर एरिया से ये गहरा गड्ढा, नाली टाइप बनाता जाएगा और बहता जाएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो नाली है, वो जो गली है, वो बड़ी होती जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? गली इरोजन। द गली इज। और बेटा जैसे कि मैंने बताया कि धीरे धीरे करके जो गलीज होंगी ये वाइडर होती जाएंगी। जैसे सपोज़ करो अभी यहाँ से पानी बह रहा है, धीरे धीरे करके ये एरिया और वाइड हो जाएगा और ज़्यादा डीप भी हो जाएगा, डीपर भी हो जाएगा, वाइडर भी हो जाएगा, चौड़ा भी हो जाएगा और गहरा भी हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर डीप रेवाइंस बन जाएंगे और फाइनली लीडिंग टू द बेड रॉक, बिल्कुल नीचे तल में पहुँच जाएगा, मतलब जहाँ पर सॉइल तो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और बेटा फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर उस एरिया की सॉइल में कल्टीवेशन करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। अ रीज़न वेयर देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज, बेटा वो रीज़न जहाँ पर बहुत सारी डीप गलीज होती हैं, ये रवाइन बन जाती हैं, उसे हम बैड लैंड कहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर कल्टीवेशन फिजिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अब रवाइन वैली किसको कहते हैं? रवाइन आपने देखा होगा, ये इस तरीके के रीज़न को रवाइन वैली कहते हैं। क्या यहाँ पर खेती करना पॉसिबल है? यहाँ पर अगर हम इरीगेशन प्रोवाइड करेंगे तो पानी बह के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा, यहाँ पर पानी टिकेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे करके जहाँ पर बहुत सारी गलीज होती हैं वो एट दी एंड बैड लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश की चंबल वैली है, जो एग्रीकल्चरली बिल्कुल अनफिट है। क्यों अनफिट है? क्योंकि यहाँ पर इतना गली इरोजन हुआ है। आपने सुना होगा ना चंबल के डाकू, तो चंबल के डाकू अपनी दहशत इसीलिए पैदा कर पाए क्योंकि वो रवाइन वैली में थे। रवाइन वैली में होता क्या है, ये छोटी सी ऐसी हील बन जाएगी, फिर
हील बन जाएगी, फिर ऐसे थोड़ा सा तल गहरा हो जाएगा, फिर हील बनी रहेगी। तो यहाँ बताओ क्या एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, पर छुप छुप के अटैक करना पॉसिबल है। तो चंबल के डाकू, इसीलिए तो चंबल के डाकू बन पाए थे, इतने फेमस हो पाए थे। चलो, तो चंबल वैली जो है मध्य प्रदेश में, अब वो एग्रीकल्चरली अनफिट है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव गली इरोजन, क्योंकि वहाँ पर बहुत गली इरोजन हुआ है, आज उसे हम बैडलैंड एरिया के नाम से जानते हैं। 3.10 कहाँ पर है? 3.10 ये रहा। अब मुझे बताओ, यहाँ आप एग्रीकल्चर कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पानी जमा रहेगा। यहाँ एग्रीकल्चर कर नहीं सकते क्योंकि जितना भी पानी आप इरिगेशन पर्पज से यहाँ डालोगे वो सब बहकर नीचे आ जाएगा। तो ये जो ऐसे एरियाज होते हैं ये अनफिट हो जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे रिल इरोजन को। तो जो रिल इरोजन बेटा, अब हम पढ़ेंगे रिल इरोजन को। तो इस टाइप के इरोजन में फिंगर लाइक रील्स अपीयर होने लग जाती हैं लैंडस्केप के ऊपर। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो फाइन रिल होती हैं वो बढ़ने लग जाती हैं नंबर में, थोड़ी सी डीप होती जाती हैं, धीरे धीरे करके वाइड होती जाती हैं। जैसे ये एरिया है, यहाँ पर ऐसे 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 पहले आपको दिखना चालू होगा, फिर धीरे से वाइड हो जाएगा और धीरे से ये डेप्थ में भी आ जाएगा, डीप भी हो जाएगा। ये दिस रिड्यूसेस द एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब इससे क्या होता है बेटा कि जहाँ पर भी इस तरह की नालियाँ बन जाएंगी, छोटी छोटी नालियाँ बने भले ही, जैसे ये नालियाँ बनेंगी तो वहाँ पर आप कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे, उस एरिया में कल्टीवेशन ही नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली बात है आपकी क्रॉप का यील्ड कम हो जाएगा। स्ट्रीम बैंक इरोजन को, ठीक है, तो जो नदियों के किनारे होते हैं, सपोज करो यहाँ से नदी बह रही है और ये नदियों के किनारे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ जो मिट्टी होगी ये हर साल चेंज हो जाएगी, इरोड होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस फ्लो होता है किसका? वाटर का। चलो, तो जो बैंक होता है किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी रिवर का, किसी भी नदी का जो किनारा होता है वो हर साल इरोड हो जाता है। किसके द्वारा इरोड होता है? कंटिन्यूस फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ जो पानी होता है वो उस मिट्टी को लेकर चला जाता है। ड्यूरिंग फ्लड, जब बाढ़ आती है, इरोजन टेक्स अ सीरियस फॉर्म। और भाई जब बाढ़ आएगी तो ऑब्वियसली बात है इरोजन एक सीरियस फॉर्म ले लेगा और ग्रेजुअली जो बेड होता है पूरी रिवर का वो वाइडन हो जाता है, फैल जाता है। देखो, जब आप गर्मियों के टाइम में रिवर को देखेंगे वो इस एरिया में फ्लो कर रही होती है, ठीक है, पर जब बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनी सीज़न रहता है, तो ये बेड इस हद तक वाइड हो जाता है। हम लोग, हमारे मध्य प्रदेश में रिवर नर्मदा है, जब हम लोग नॉर्मल सीज़न में, समर सीज़न में रिवर नर्मदा के बेड को देखते हैं, बहुत शॉर्ट, बहुत कम दिखाई पड़ता है, पर रेनी सीज़न में ये बेड बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ये यहाँ पर पहले सॉइल हुआ करती थी, इस एरिया में क्या हुआ करती थी बेटा? सॉइल और वाटर सिर्फ यहाँ हुआ करता था, पर रेनी सीज़न में इस पूरे एरिया में वाटर हो जाएगा, तो मतलब ये सॉइल इरोड हो जाएगी। अब हम शोर इरोजन की बात करेंगे। तो जो कोस्टल रॉक होती है वो भी इरोड हो जाती है, किसके द्वारा? टाइडल वेव से। जैसे ये रॉक है और यहाँ पे समुद्र है, तो ये जो वेव्स आएंगी वो इस रॉक पे वेदरिंग का काम करेंगे, इतनी ज़ोर ज़ोर से लहरें इस पे पड़ेंगी कि धीरे धीरे करके ये रॉक में भी इरोजन होना चालू हो गया। विच कंटिन्यूसली डैश अगेंस्ट कोस्टल रॉक, ये जो वेव्स होंगी कंटिन्यूसली इस पे जाके टकराएंगी। इट इज़ वेरी कॉमन इन ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे ये बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ज़्यादा आते हैं। देखो बेटा, ये हमारा इंडिया है, ये हमारे इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में जो बे ऑफ बंगाल है, मतलब ईस्टर्न कोस्ट के पास जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं, इससे जो वेव्स टकराएंगी, टाइडल वेव्स टकराएंगी, तो वो उनको भी इरोड कर देती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? शोर इरोजन। अब हम विंड इरोजन की बात करेंगे, जो आपको सबको ही पता है, कुछ बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। विंड भी एक पावरफुल एजेंट होता है इरोजन का। कहाँ पर? डेजर्ट एरिया में, सेमी डेजर्ट एरिया में, वो एरिया जहाँ पर वेजिटेशन कवर नहीं है, जहाँ पर भी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, शब्स ज़्यादा नहीं होती हैं, वहाँ पर चांसेस किसके बनते हैं बेटा? विंड इरोजन के बनते हैं। हवा अपने साथ जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, सॉइल के, उनको लेकर के चली जाती हैं, ठीक है, और जो एरिया होता है जिससे वो सैंड, सॉइल लेकर जा रही हैं, उस एरिया को बना देती हैं वो बैरन, है ना, अनप्रोडक्टिव। जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट एरिया है ना,
डेजर्ट एरिया है बेटा, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर प्लांट का जो कवर है, ट्रीज का जो कवर है वो बहुत कम है, तो वहाँ पर कंटिन्यूसली हम जो इरोजनल एक्टिविटी देखते हैं उसके लिए कौन ही जिम्मेदार होती हैं, हमारी विंड्स जिम्मेदार होती है। क्लियर है? एक बार पढ़ लेते हैं। विंड भी एक मोस्ट पावरफुल एजेंट है इरोजन का। कहाँ पर? डेजर्ट एरिया में, सेमी डेजर्ट एरिया में, जहाँ पर वेजिटेशन कवर कम होगा, इलेस होगा या तो होगा ही नहीं, जो विंड होती है। और बेटा तेज़ी से चलने वाली जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, सैंड के जो फाइन पार्टिकल्स होती हैं उन्हें कहीं और ले जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर थार डेजर्ट है और यहाँ पर गैंगेटिक प्लेन है, तो यहाँ से ये रेत उड़ेगी और यहाँ पर चली जाएगी। तो बेटा ये एरिया तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, ये रेत उड़कर यहाँ जाएगी, ये सैंड उड़कर यहाँ जाएगी, तो इस एरिया को भी अनप्रोडक्टिव बना देगी। फिर से सुनो, जो हवा होती है वो अपने साथ फाइन पार्टिकल्स को ले जाती है सैंड के और डिपॉजिट कर देती है दूसरे एरिया पे, तो दोनों ही एरिया को ये क्या बना देती है, अनप्रोडक्टिव। पहले रेगिस्तान मरुस्थल तो था ही, वहाँ पर तो था ही नहीं प्रोडक्टिविटी, अब यही रेत कहीं और जाके जम जाएगी तो उस एरिया को भी अनप्रोडक्टिव बना देगी। फॉर एग्जाम्पल, विंड कैरीज सैंड फ्रॉम राजस्थान डेजर्ट, हवाएँ राजस्थान डेजर्ट से रेत को ले जाती हैं और फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन पे ले जाके जमा कर देती हैं। इसी को क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। एक जगह तो डेजर्ट था ही, दूसरा डेजर्ट हवाएं और तैयार कर देती हैं। बेटे जो वर्ड है ना डेजर्टिफिकेशन, इसका मतलब है एक नया डेजर्ट तैयार कर देना। चलो अब हम बात करेंगे सॉइल इरोजन बाय अदर फैक्टर्स। दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं? तो पहला फैक्टर तो हम करेंगे नेचर ऑफ रेनफॉल। अगर स्लो स्टेडी रेन आएगी तो वो कम डेंजरस है, ठीक है, पर अगर रैपिड डाउनपोर होगा, बहुत हैवी रेनफॉल होगी बहुत ही कम घंटों में, तो ऑब्वियसली बात है सॉइल इरोजन के लिए एक सीरियस कारण बन जाती है। ठीक है, धीरे धीरे बारिश हो रही है, परकोलेशन हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, वो बारिश हमारे काम की है, वो सॉइल इरोजन करती भी नहीं है, बहुत कम करती है। पर अगर हैवी डाउनपोर है, रैपिड डाउनपोर हो रहा है, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है सॉइल इरोजन होगा। But some amount of rainfall distributed over a period of several days is not harmful. पर 2-3 दिन के बाद फिर बारिश हुई, फिर 3 दिन के बाद बारिश हुई और स्पीड जिसकी कम थी, है ना, तो वो वैसी रेनफॉल बिल्कुल भी डेंजरस नहीं। अब हम नेचर ऑफ सॉइल की बात करेंगे, तो जो सैंडी पोरस सॉइल होती है, सैंडी भी है पोरस भी है, तो पानी जितना गिरेगा वो पोर करके मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना। तो इसके पास जो सैंडी पोरस सॉइल होती है, जिसके पास वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ऑब्वियसली बात है वहाँ इरोजन नहीं होगा। देखो यहाँ पर पानी गिरा और पूरा पानी अंदर चला गया, तो ऑब्वियसली बात है इरोजन नहीं होगा। पर यहाँ पर अगर ये सॉइल पोरस नहीं होगी तो पूरा पानी बहकर जाएगा और मिट्टी को भी ले जाएगा। वाइल द इम्परवियस रॉक, अगर इम्परवियस रॉक होगी मतलब जो वाटर को अंदर नहीं जाने देगी, है ना, जो इनकेपेबल होगी वाटर को अब्जॉर्ब करने में, वहाँ पर वाटर के द्वारा बहुत सारी मिट्टी का इरोजन हो जाएगा। नो सॉइल इज़ एंटायरली सेफ फ्रॉम इरोजन, पर बेटा कोई भी मिट्टी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल भी पूरी तरीके से इरोजन सेफ हो। नेचर ऑफ सॉइल कैसे इरोजन को इम्पैक्ट करता है? अगर सैंडी पोरस सॉइल है जिसकी गुड रिटेंशन कैपेसिटी है, पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो वहाँ पे इरोजन नहीं होगा। ठीक है, ये कम होगा, बिल्कुल कम तो कहीं पर भी नहीं हो सकता, कम होगा। पर इम्परवियस सॉइल है जो पानी को अब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, पानी को अंदर ही नहीं जाने दे रही, वहाँ पर इरोजन ज़्यादा होगा। कोई भी सॉइल पूरी तरह सेफ नहीं है ना, इरोजन तो होगा ही होगा। ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो बेटा जो मैन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए। हम देखते हैं बहुत सारे पार्ट में जो लोग हैं वो अनसाइंटिफिक मेथड से कल्टीवेशन करते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं सॉइल को कंजर्व करने का, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कितनी बार अपनी ज़मीन को यूं ही खाली छोड़ देते हैं, शेल्टर बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, काउंटर प्लोइंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात है कि ये वो रीज़न है जिनके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। ओवर ग्रेजिंग और दूसरा क्या पढ़ा हमने, डिफॉरेस्टेशन, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं, कारण होते हैं सॉइल इरोजन के। अगर आप कंट्रोल कल्टीवेशन करते हो, क्रॉप रोटेशन करते हो, टेरेसिंग कर देते हो, टेरेस फार्मिंग करते हो, क्रॉप रोटेट करते हो, कंट्रोल कल्टीवेशन, कंट्रोल प्लोइंग करते हो, तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा वो सारे एरियाज़ को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर सॉइल इरोजन इंडिया में होता है, किस रीज़न से होता है। तो ये एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में कि हम हर साल 5 बिलियन टन्स
सॉइल को लॉस कर देते हैं, भले ही वो विंड के द्वारा करें या वाटर के द्वारा करें। इंडिया में जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर इरोजन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पहला है आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कट किया गया है, मैसिव लेवल पे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, तो ये एक कारण बना सॉइल इरोजन का। अच्छा, हम लोग बोलते हैं ना उत्तराखंड में अभी जोशीमठ ढहने लगा था, वहाँ पर इरोजन हो रहा था, इरोजन नहीं क्या बोलते हैं उसको, भूस्खलन क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है लैंडस्लाइड, शायद लैंडस्लाइड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही है ना लैंडस्लाइड की उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जोशीमठ में, ये इसी का रिजल्ट है, क्योंकि वहाँ पर हमने इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग की ट्रीज़ की, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है। जो डेब्रीज होती हैं जो स्लोप से नीचे की तरफ आती हैं वो रिवर्स को भी चोक कर देती हैं। बड़े बड़े जब चट्टानों के टुकड़े, शीट इरोजन होगा, चट्टानों के टुकड़े बड़े बड़े नीचे की तरफ आएंगे तो वो रिवर के रास्ते को भी चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लड आने लगती है, सेडिमेंट का डिपॉजिट होने लगता है फर्टाइल लैंड के ऊपर। लैंडस्लाइड्स और लैंडस्लिप्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, कहाँ पर, आउटर हिमालय में। और क्यों हुई? पेड़ों के कटने की वजह से। रिवर बैंक बेटा, स्पेशली जो रिवर यमुना है, चंबल है, माही है, साबरमती, इनके बेड पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, है ना, यहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो रवाइन और गलीज़ में कन्वर्ट कर गई हैं, और ये जो ज़मीनें हैं भले वो रवाइन वैली हो, गलीज़ हो, ये बैडलैंड कहलाती हैं, यहाँ पर कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो रिवर बैंक कहाँ कहाँ, किस किस का रिवर बैंक? यमुना का, चंबल का, माही का, साबरमती का। एरियाज़ की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे इंडिया के, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ जाएगा आपका असम, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है, जिससे जो स्ट्रीम बैंक होते हैं वो बहुत फैल गए हैं, बहुत वाइड स्प्रेड हो गए हैं। जो एरिड एरिया है राजस्थान का, साउथ पंजाब का, वहाँ पर सीवियर सॉइल इरोजन होता है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है हमारी हवा, विंड। अब हम बात करेंगे हिल्स ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पर जो सॉइल इरोजन होता है ये मेनली क्यों होता है? स्टीप स्लोप्स की वजह से और कल्टीवेशन की बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव मेथड का यूज़ करने की वजह से, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया में जो नीलगिरी हिल्स है या जो हिल्स हैं वहाँ पर क्यों इरोजन होता है, तो पहले बोलना कि यहाँ पर डीप स्लोप, स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप, डीप स्लोप नहीं, स्टीप स्लोप्स हैं। कल्टीवेशन की मेथड्स प्रॉपर नहीं है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. अगर कोई सजेशन देना है तो आप मोस्ट वेलकम है। Hello students, I am again back with part 4 of chapter number 3, soil resources. Students, I hope you all have seen part 1, 2 and 3 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 3 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल से। ये जो वर्ड कंजर्वेशन है इसको हम हिंदी में बोलते हैं संरक्षण। तो भाई सॉइल को संरक्षण की क्या रिक्वायरमेंट है, मिट्टी को संरक्षण की, मृदा को संरक्षण की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो जो सॉइल है जिसे हम मृदा भी कहते हैं, जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं, उसको भी बहुत रिक्वायरमेंट है किसकी, कंजर्वेशन की, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ, देखो बेटा भले ही वो इंसेक्ट्स हों, बग हों, एनिमल हों, ह्यूमन हों, हम सबको अगर अर्थ पे सरवाइव करना है तो हमारी डिपेंडेंसी अल्टीमेटली किस पे ही बनती है, सॉइल पे ही बनती है। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल की एक छोटी सी लेयर बनने में, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर जो सॉइल की बनती है उसको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, पर इट कैन बी वॉश्ड अवे इन अ फ्यू आवर्स। अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज हवा चल गई, तूफान आ गया, तो वो 1 घंटे में पूरी की पूरी लेयर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है या डिस्प्लेस हो जाती है या वॉश्ड अवे हो जाती है, नदियों में जाके मिल जाती है। पर बनने में उसको कितना टाइम लगा था, हज़ारों साल लगे थे ना। सो इट कैन बी वॉश्ड अवे इन अ फ्यू आवर्स बाय डिफरेंट इरोजनल एजेंट। अब डिफरेंट इरोजनल एजेंट क्या हो सकते हैं बेटा? विंड भी हो सकती है, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, या और कोई एजेंट हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। चलो, सो वी शुड कंजर्व दिस प्रीशियस एसेट। ये बेटा हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, एसेट है, तो हमें इसे कंजर्व करके रखना चाहिए। किसके लिए कंजर्व कर रहे हैं हम इसे? अपने बेटरमेंट के लिए।
अगर हम सॉइल कंजर्वेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट सॉइल कंजर्वेशन के लिए कोई प्लान ला रही है तो वो किसी एक व्यक्ति दो व्यक्ति के लिए नहीं ला रही है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ला रही है। तो हमें अगर हमारा बेटरमेंट देखना है तो हमें सॉइल कंजर्वेशन की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल हमारे लिए असेट है। बहुत सारी मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन की जो मुझे लगता है बोर्ड पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सॉइल कंजर्वेशन की मेथड्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। क्या है सॉइल कंजर्वेशन, पहले तो हम देखेंगे ह्यूमन का एफर्ट होता है कि वो सॉइल को इरोड होने से, सॉइल का इरोजन होने से बचाए। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। जब ह्यूमन बीइंग इंटेंशनली ऐसा करें, कोई ऐसा काम करें जिससे सॉइल इरोजन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, और ऐसा हमें क्यों करना है बेटा, सॉइल कंजर्वेशन क्यों करना है? टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, टू कंजर्व द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल कंजर्वेशन एक एफर्ट है जिसे ह्यूमन करता है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए आदमी द्वारा, ह्यूमन द्वारा किए गए कामों को जिससे सॉइल कंजर्व हो, उसे क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। और हम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई सॉइल की फर्टिलिटी हमारे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट रखती है ना। खाना पीना कहाँ से लाएंगे? चलो, तो पहली मेथड है काउंटर बंडिंग या टेरेसिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है। काउंटर बर्निंग मैं आपको ओरली नहीं समझा पाती, इसलिए मैंने गूगल से ये इमेज ली है, ज़रा ध्यान से देखना। ये माउंटेन है, ठीक है। माउंटेनियस रीजन पे, हिली रीजन पे ही कॉन्टोर लाइन के ऊपर जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसे कॉन्टोर प्लोइंग कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल लाइन है ना, ये ऐसी लाइन है, ठीक है। यहाँ पर हमने बंड बना दिया है। बंड क्यों बनाया बेटा? जिससे ये जो पानी हो ये यहीं पर रहे, जो सॉइल है वो यहीं पर रहे, नीचे की तरफ ना जाए। आई बात समझ में? देखो नहीं आया होगा समझ में। ये सपोज करो ये माउंटेन है ना, आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है। एक कॉन्टोर लाइन ये है, दूसरी कॉन्टोर लाइन ये है, तीसरी कॉन्टोर लाइन ये है। और कॉन्टोर लाइन क्या होती हैं, किसी भी हिली रीजन पे, माउंटेनियस रीजन पे सेम हाइट को जोड़ने वाली लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्टोर लाइंस। तो हम इन कॉन्टोर लाइंस पे प्लगिंग करने लगे, प्लोइंग करने लगे, खेती करने लगे। हमने यहाँ पर उठा के एक बंड बना दिया, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर सॉइल इरोजन भी होगा तो ये जो मिट्टी है यहाँ से यहाँ तक ही जा पाएगी, नीचे जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमने यहाँ से थोड़ा सा उठा के क्या बना दिया, बंड बना दिया। ये दिख रहा है, इधर पे मिट्टी रहेगी और ये बंड है जिसके कारण ये मिट्टी नीचे नहीं आ पाएगी। इसको एक बार और ऐसे देख सकते हो, ये माउंटेन है या हिल है, ये एक कॉन्टोर लाइन हुई, ये दूसरी कॉन्टोर लाइन हुई, ये तीसरी कॉन्टोर लाइन हुई, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा उठा के बंड बना दिए हैं जिससे जो मिट्टी है वो यहाँ अंदर ही रहे, ये, ठीक है। होप समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया ना तो कॉन्टोर प्लोइंग अलग से देख लेना, तुम कहाँ पर, यूट्यूब में देख लेना तो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बेटा काउंटर बंडिंग तो क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ है कंटूर बंडिंग, टेरेसिंग, तो आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करके इमेजेस जब देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, प्लगिंग ऑफ गलीज, रेवाइंस इन डाइसेक्टेड एरिया। डाइसेक्टेड एरिया मतलब रिवर द्वारा कटा छटा जो एरिया होता है। रिवर, कई बार रिवर जाती है एक एरिया में डिवाइड क्रिएट कर देती है, ठीक है, या किसी और वजह से अगर कोई डिवाइड आया है तो जो डाइसेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर जो रवाइंस होती हैं, जो गलीज होती हैं, उनकी प्लगिंग हो जानी चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, उन्हें बंद हो जाना चाहिए। सॉइल इरोजन के कारण जब गहरी नालियाँ बनते जाती हैं जिन्हें हम गलीज कहते हैं, तो वहाँ पर भी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती, वहाँ पर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, जितनी भी गलीज बनी है उनकी प्लगिंग करनी, मतलब उन्हें बंद कर देना है। वहाँ पर कोई ना कोई मटेरियल लाकर फिल कर देना है, सॉइल फिल कर देना है। ऐसे डाइसेक्टेड एरिया में जो रवाइंस है उन्हें फिल कर देना है, जो रवाइन लैंड है उसको भी भर देना है। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हो, ठीक है। होगा क्या, सपोज करो ये लैंड एरिया, ये बराबर है, प्लेन है, यहाँ पर एक गली बन गई है। अब इस गली से कंटिन्यू जब पानी बहता जाएगा तो यहाँ पर जो सॉइल होगी वो तो बिल्कुल किसी काम की नहीं रह जाएगी, है ना। तो इस वजह से इस गड्ढे को आपको भर देना है। ऐसे डाइसेक्टेड एरियाज में भी जो रवाइंस हैं उन्हें भी भर देना चाहिए, जो रवाइन लैंड है उसकी फिलिंग हो जानी चाहिए, प्लगिंग हो जानी चाहिए।
क्लियर है। सेकेंड मेथड, अब हम एफॉरेस्टेशन की बात करेंगे। तो बेटा आपको बचपन से पता है कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं जो ट्रीज़ की, वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। तो जो बेस्ट वे हो सकता है सॉइल कंजर्वेशन का, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का, वो ये हो सकता है कि आप मैसिव स्केल पे एफॉरेस्टेशन करें, हर जगह पेड़ लगा दें, जहाँ जहाँ पेड़ लगे होंगे वहाँ की सॉइल वो रूट्स बांध करके रखेंगी। ठीक है। जो बेस्ट वे हो सकता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का वो ये है कि आप फॉरेस्ट कवर का एरिया बढ़ा दो, क्योंकि जो रूट्स होती हैं ट्री की वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं। जो ट्रीज़ होते हैं उन्हें काटा नहीं जाना चाहिए। ठीक है। भले ही आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़मीनें चाहिए हों, कल्टीवेशन के लिए ज़मीनें चाहिए हों, तब भी आपको ट्रीज़ को, प्लांट्स को कट नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि जहाँ आप ट्रीज़ प्लांट्स को कट कर रहे हो सॉइल इरोजन वहाँ पर कंटिन्यूसली होने लग जाएगा। बहुत सारे ट्रीज़ को आपको प्लांट करना है। कहाँ पर? हिल स्लोप्स पर। जो हिली स्लोप्स होते हैं ना बेटा, वहाँ पर तो सॉइल इरोजन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि विंड हो, वाटर हो, ईजीली वो सॉइल को कैरी करके नीचे की तरफ ले आते हैं। इसीलिए बेटर होगा कि आप यहाँ पर बहुत सारे पेड़ उगा दें, जिससे यहाँ पर भी सॉइल इरोजन नहीं हो। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट्स को आपको लगाना है कहाँ पर? हिल स्लोप्स पे, अनकल्टिवेटेड लैंड पे, जिससे सॉइल इरोजन रुक जाएगा। इस पर्पस के लिए ही वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? रेनी सीजन में। ठीक है। अब रेनी सीजन में क्यों करते हैं कि बेटा वो जो प्लांट आप नया लगा रहे हो, जो सीड आप लगा रहे हो, उसको थोड़े टाइम तो आपको पानी वगैरह सब देना पड़ेगा। तो रेनी सीजन में उसको ऑटोमेटिकली पानी वगैरह मिल जाएगा। फिर तो जब वो बड़ा पेड़ बन जाएगा तो नीचे से उसकी रूट्स इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वो नीचे से पानी लाने लग जाएंगी। क्लियर है। चलो, चेक ओवर ग्रेजिंग। बेटा कैटल रेयरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए क्या ओवरऑल वर्ल्ड के लिए। अदरवाइज़ हम घी, आइसक्रीम, अमूल, चॉकलेट कहाँ से लाएंगे? ठीक है ना। सबके लिए मिल्क चाहिए, चॉकलेट के लिए कोको चाहिए, वो एक अलग बात है। पर हमारी आइसक्रीम, हमारी चॉकलेट, सब में मिल्क का यूज़ होता है। ठीक है। हमें डेली घर में मिल्क की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से पूरी होगी? तो हमें कैटल्स चाहिए। अब कैटल्स को क्या चाहिए? ग्रीन ग्रास। अब उस ग्रीन ग्रास को, बेचारे कैटल्स को तो नहीं पता है ना कि मुझे इस हद तक खाना है, इस ग्रीन ग्रास को यहाँ पर छोड़ देना है। वो तो मेंटली इतना कैपेबल नहीं है। तो हम इंसानों को ये ध्यान करना पड़ेगा कि किसी भी प्लॉट पर जहाँ पर ग्रास हो या कोई भी अल्फा हो या कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जो एनिमल्स ग्रेज करते हैं, उसकी ग्रेजिंग लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है। सपोज करो ये घास है, ये घास लगी हुई है। अगर एनिमल ने यहाँ तक घास खाई है तो ये बचेगा, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, ये ग्रास कल फिर बढ़ जाएगी। पर अगर एनिमल यहाँ तक खा लेता है बेटा तो ग्रास तो ख़त्म ही हो जाएगी ना। तो ओवर ग्रेजिंग पे आपको चेक रखना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे गोट है, शिप है, कैटल है, इन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए कि ये ओवर ग्रेज करें। अब इन्हें समझ नहीं है बेटा, हम इनसे नहीं बोल सकते कि आप जो 10 सेंटीमीटर की घास है उसमें से 5 सेंटीमीटर की खाना, 5 सेंटीमीटर की छोड़ देना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की जो घास है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपको खुद ध्यान रखना है कि भाई किसी प्लॉट पे अगर आप ग्रेजिंग के लिए अपने एनिमल्स को ले जा रहे हैं तो कब तक ले जाना है, उसके बाद किसी और प्लॉट पे लेके जाना है। ठीक है। स्पेसिफाइड एरिया एंड टाइम शुड बी मेंटेन फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग के लिए टाइम मेंटेन हो, स्पेसिफिक एरिया हो कि भाई 3 महीने हम यहाँ पर ग्रेजिंग कराएंगे, 2 महीने यहाँ पर कराएंगे, जब तक हम उसको बढ़ने के लिए टाइम देंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। ठीक है। जो स्ट्रीम्स होती हैं उसके आसपास आप डैम्स बना दो, जिससे वाटर के फ्लो का रेगुलेशन प्रॉपर हो पाए और फ्लड्स पे भी चेक लग पाए। ठीक है। क्योंकि फ्लड आती हैं तो अपने साथ जो टॉप सॉइल होती है उसको लेके भी आती हैं और लेके जाती भी हैं। ठीक है। तो फ्लड्स पे हमको चेक रखना है, इसीलिए हमें डैम्स बना देनी है। लीगल बैनिंग। बेटा जो प्रिमिटिव मेथड है जैसे ज़ूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है, उस पे पूरा प्रॉपर तरीके से बैन लग जाना चाहिए। आप लोगों ने आपकी क्लास 8 में शायद पढ़ा होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी होती है या और भी कोई व्यक्ति होता है जो इंटीरियर फॉरेस्ट एरिया में रहता है, वो एक पैच जो होता है फॉरेस्ट का उसको क्लियर करते हैं, जला देते हैं, फिर उसको यहीं मिला देते हैं, वो जो राख जो ऐश बचती है उसको यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। 2-3 साल कल्टीवेशन करते हैं, फिर वो किसी नए प्लॉट को सेम प्रोसेस, पहले पेड़ों को काटेंगे, फिर जलाएंगे और फिर राख को यहाँ मिला देंगे। तो इस मेथड से क्या होता है, हमारे फॉरेस्ट का लॉस होता है।
तो इस पर लीगल बैन लग जाना चाहिए और उस बैन को प्रॉपरली एक्सरसाइज होना चाहिए ना, कि जूमिंग कल्टीवेशन नहीं होगी, स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपका खेत है, आपका फार्म एरिया है, फार्म लैंड है, आप यहाँ पर वीट ग्रो करते हो, राइस ग्रो करते हो, बाजरा ज्वार जो आप लगाते हो वो इमटेरियल है। पर क्या होता है बेटा, इन बिटवीन 2 क्रॉप्स 15 और मंथ का हम टाइम देते हैं और उस टाइम में हमारी सॉइल ऐसे ही पड़ी रहती है, जिस वजह से क्या होता है, अगर कभी पानी गिर जाए, बहुत तेज बारिश हो जाए या तो फिर हवा चल जाए, तो उससे ये जो हमारी टॉप लेयर है जो सबसे फर्टाइल है, ये वॉश अवे हो जाती है, हवा के साथ उड़ जाती है, पानी के साथ बह जाती है। इसलिए बेटर है कि आप क्या करो, यहाँ पर जो हमारे ट्रीज़ होते हैं ना, फुल फ्लेजेड ट्रीज़, जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, ऐसे ट्रीज़ यहाँ पर प्लांट कर दें अपने जो फार्म लैंड है उसके चारों तरफ। इससे क्या होगा बेटा, हवा की स्पीड को भी ये ट्रीज़ प्लांट्स तो नहीं, ट्रीज़ रोक देंगे, वाटर के फ्लो को भी ये रोक देंगे। अगर बहुत तेज़ी से पानी आ रहा होगा तो पहले इनसे टकराएगा, फिर अंदर आएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, सेम विंड के साथ हो जाएगा। तो आपको शेल्टर बेल्ट्स को भी यूज़ करना है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। अपने खेत के आसपास बड़े बड़े पेड़ लगा दो। बेल्ट ऑफ ट्रीज एंड शब्स भी लगा सकते हो, ट्री भी लगा सकते हो, पर मैं बताऊँ शब्द से ज़्यादा बेटर है कि आप आम के पेड़ लगा दो। आम के पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होगा, आम की आम गुठलियों की दाम। अब ये क्यों मैंने कहा, सुनो, आम के पेड़ लगाओगे, गर्मियों में आपको केरी भी मिलेगी, फिर आम भी मिलेगा और आपकी सॉइल भी कंजर्व हो जाएगी। तो बेटर है आप लोग आम का पेड़ ही लगाओ, ठीक है, शब्द से रहने दो। चलो, तो बेल्ट ऑफ ट्रीज एंड शब्द शुड बी प्लांटेड टू चेक द वेलोसिटी ऑफ विंड। जब विंड इरोजन होगा, विंड इरोजन जिस एरिया में प्रोमिनेंट है वहाँ तो ट्रीज़ लगा ही देने चाहिए, जिससे जो विंड की वेलोसिटी है वो उसको कम कर सकेंगे। नेक्स्ट बेटा, रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट, सलाइन एंड वाटर लॉग्ड लैंड। वो ज़मीन जिस पे पानी भरा हुआ है, जिसमें सैलिनिटी आ गई है, जो वेस्ट है, उसको भी हमको रिक्लेम करने की ज़रूरत है। अब इसको रिक्लेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन जैसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप ऐसी क्रॉप को ग्रो करो जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, दूसरी बार मैं एक ऐसी क्रॉप को ग्रो करो जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम है, तो वो सैलिनिटी वाला कंसेप्ट थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा। फिर एक जो फसल होगी, जैसे वो गेहूँ की है तो उसको अलग न्यूट्रिएंट लगेंगे, अगर वो तुअर है, चना है तो उसको अलग न्यूट्रिएंट लगेंगे। फिर अगर आप पल्सेस को ग्रो करते हो तो उनकी रूट्स में राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ऑल इन ऑल आपको क्रॉप रोटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन्ड रहेगी, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और सॉइल एरोजन भी नहीं होगा। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प, बेटा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे फार्मर्स को, हमारी सरकार हमारे किसानों को टेक्निकल हेल्प दे, फाइनेंशियल हेल्प भी दे। टेक्निकल हेल्प, कई बार किसानों को पता ही नहीं है कि उन्हें कौन सा फर्टिलाइज़र अपनी ज़मीन पे डालना है। भाई उन्हें यही नहीं पता होता कि सॉइल अलग अलग टाइप की होती है, सॉइल टेस्टिंग वो कभी करवाते नहीं हैं। जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग लैब्स लगाई गई हैं, जिससे कि आप अपनी सॉइल को टेस्ट करा के जान सकते हो कि उसमें किस चीज़ की कमी है, किस मिनरल में, किस न्यूट्रिएंट में वो डेफिशिएंट है। पर हम लोग ऐसा करते ही नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा टेक्निकल फाइनेंशियल हेल्प देना चाहिए हमारे फार्मर्स को, जिससे कि वो प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन के मेथड को ऑप्ट कर सकें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। अब हम इम्पोर्टेंट सॉइल्स को देखेंगे जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ये टेबल की फॉर्म में आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। ब्लैक सॉइल, ये लावा रॉक्स की वैदरिंग होने पर बनती है, ठीक है। मॉइस्चर रिटेन करती है ना, मतलब पानी को, मॉइस्चर को रिटेन करके बहुत ज़्यादा दिन तक रख सकती है, तभी तो हम बोलते हैं चिपचिपी सॉइल हो जाती है थोड़ा सा पानी गिरने के बाद ही। अगर हम लेटराइट सॉइल की बात करें तो पोरस सॉइल है, ठीक है, जो फ्रॉम विच सिलिका हैज़ बीन रिमूव्ड। पोरस सॉइल है जिसके अंदर से सिलिका को रिमूव कर दिया गया है। अगर आप लेटराइट सॉइल की बात करो तो उसमें सिलिका नहीं होगा, ठीक है। पोरस सॉइल फ्रॉम विच सिलिका हैज़ बीन रिमूव्ड। ये कैसे बनती है बेटा, जब रॉक्स की वेदरिंग होती है कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन आपको पता ही है, 0 से 23 तक का जो रीजन है, 0 डिग्री इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न का जो रीजन है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में जो रॉक्स हैं जब उनकी वेदरिंग होती है तो उससे बनती है लेटराइट सॉइल। एलिवियल सॉइल फाइन सॉइल होती है जिससे डिपॉजिट करती हैं रिवर्स,
रिवर्स अपने साथ जो मिट्टी लेके आती हैं, जहाँ पर उसे जमा कर देती हैं, वहाँ पर जो मिट्टी बनती है उसे क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बनती है। रेड सॉइल किससे बनती है? ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से। एलुवियल सॉइल नदियाँ लाती हैं। लेटराइट सॉइल किससे बनती है? जब ट्रॉपिकल रीजन में वेदरिंग की वजह से रॉक्स ख़त्म होने लगती हैं तो उनसे क्या बनती है? लेटराइट सॉइल। और ब्लैक सॉइल को बनने के लिए लावा से बनी हुई जो रॉक्स थी उनका टूटना जरूरी है। ब्लैक सॉइल किससे बनेगी? एक मतलब जो वॉल्केनिक एरप्शन से जो बनी हुई रॉक्स हैं उनसे। तो बेटा अब हम बात करें ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होती है। इसके अंदर पोटाश मिलेगा, लाइम मिलेगा, आयरन मिलेगा, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम भी मिलेंगे, मैग्नीशियम भी मिलेगी। ये ब्लैक कलर की होती है और जब ये बिल्कुल सूखी हो जाती है ना, ड्राई, तो इसमें बहुत क्रैक आ जाते हैं। जैसे हम लोग, हमारी मम्मियाँ जब मिठाई बनाती है तो मिठाई को कैसे पीसेस में काटती हैं, ऐसी ये सॉइल दिखने लगती है। क्रैक्स व्हेन ड्राई और स्टिकी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी स्टिकी हो जाती है जब ये गीली होती है। थोड़ा बहुत भी पानी इसको मिलेगा तो बहुत चिपचिपी रहेगी। इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड होते हैं और लाइम बहुत कम होता है। लेटराइट सॉइल की बात करो तो रेड इन कलर, क्यों? क्योंकि इसमें जो कंटेंट होता है आयरन ऑक्साइड्स का वो बहुत ज़्यादा होता है और लाइम होता है बहुत कम। अब मैं एलुवियल सॉइल की बात करूँ तो रिच इन पोटाश, क्ले, लाइम भी है, पोटाश भी है, पर नाइट्रोजन कम है और फॉस्फोरस भी कम है। हे भगवान, ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस का केस कब तक चलता रहेगा दादा? ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल आप याद रख लें एलुवियल सॉइल के लिए कि एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन भी नहीं होता और फॉस्फोरस भी नहीं होता है। ठीक है, कम होता है, कम क्वांटिटी में होता है। तो रिच इन पोटाश, क्ले एंड लाइम, बट पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन भी नहीं होता, फॉस्फोरस भी नहीं होता। क्या पढ़ा आपने कि भाई जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो पोटाश में रिच है, पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस उसमें कम होते हैं, है ना, डेफिशिएंसी होती है। अब रेड सॉइल की बात करें तो रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता, इसमें फॉस्फोरस भी नहीं होता और ह्यूमस भी नहीं होता। तो एलुवियल सॉइल में ह्यूमस होता है पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं होता। रेड सॉइल में ना ही तो नाइट्रोजन होता है, ना ही फॉस्फोरस होता है, ना ही तो ह्यूमस होता है। क्लियर है? बेटा जो हमारी सॉइल है ये बहुत फर्टाइल है, सुटेबल है। यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप जैसे कि कॉटन वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को बीट, शुगर कैन, ये सब कुछ अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये एग्रीकल्चर पर्पज़ से बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो पर आपके पास प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी और फर्टिलाइज़र होने चाहिए। ठीक है, अगर लेटराइट सॉइल को आपको एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ करना है, प्रोडक्टिवली यूज़ करना है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो आपके पास इरिगेशन और फर्टिलाइज़र होने चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रॉपर फर्टिलाइज़र्स होने चाहिए, क्योंकि जो जिस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो न्यूट्रिशन आपको डालना पड़ेगा। बहुत फर्टाइल है एलुवियल सॉइल, जितनी तो कोई सॉइल फर्टाइल है ही नहीं। यहाँ पर आप राइस ग्रो कर सकते हो, वीट ग्रो कर सकते हो, शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड सब ग्रो हो जाता है। ये सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप वीट, राइस, पल्सेस, शुगर कैन सब कुछ ग्रो कर सकते हो। अब हम एरियाज़ की बात करें तो ये वेस्टर्न पार्ट्स में मिलेगी, डेक्कन प्लेट्यू के, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी और तमिलनाडु में मिलेगी। ये जो सॉइल है ये हमें ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के समिट्स पे मिलेगी, ऊपर ऊपर मिलेगी। फिर केरला, विंध्या, सतपुड़ा, मालवा प्लेट्यू, गोवा, असम के हिल्स, मेघालय में मिलेगी। एरिया आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नदर्न प्लेन्स पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो पूरा जो एरिया है ना हमारे इंडियन मैप का, ये पूरा कवर करती है हमारी एलुवियल सॉइल। फिर ब्रह्मपुत्र वैली, कोस्टल प्लेन जो है हमारे, ये एरिया तो है ही है, कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती है। अगर हम इस सॉइल की बात करें तो ये मिलेगी आपको डेक्कन में, कहाँ पर, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, मालवा प्लेट्यू में। बेटा इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पर एंड। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है।